So, m- myself is Sujit Narayan, and I am founder of Home Easy Automation. Home Easy, we are creating application to connect all kind of smart devices used in our home or offices. My name is Pranav. I'm a founder of Bluebird Ventures India Private Limited. Support processing, mineral water, and export development. I'm Tausif Akram and founder of Dishminder Services Private Limited. We provide web development and company incorporation services in the US. Hello, myself Subhan. I'm the founder of DCG Corp Private Limited. We are into software as a service products in which we are developing training solutions for small and micro business. Individual startup है तो complete construction solution provider one stop theme to और small construction service provider. टिकट साइज कितना कर रहे थे? Its size minimum 1,000 square feet dependent on construction. सर जी हम नरेंद्र राय CSDP की तरफ से हैं। फूड प्रोसेसिंग में हम काम Hello everyone, I am Rohit Kumar and I am the founder of Sapper Private Limited. We are IT service providing company and which we deal for the SaaS application basically. And we also develop the mobile application way of and I have around 7 years of experience in top MNC company including Google. मेरा नाम है फूड प्रोसेसर। मेरा नाम गुलशन कुमार है। जी आप सब बताते हैं सर। गुड नाइट जी। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, मतलब एक दूसरे से बातचीत है आप लोगों की? बिकॉज काफी सारे मुझे यहाँ पे वैसे लोग भी दिख रहे हैं जिनका आपस में ही कुछ बिजनेस हो सकता है। लाइक देयर आर पीपल जिनका कोवर्किंग का तो यही फायदा है राजीव सर, यू फाइंड योर कस्टमर्स मे बी इन द सेम फ्लोर आल्सो। दैट्स वेरी नाइस। आप लोग सब बिहार स्टार्टअप में अभी रजिस्टर तो ऑब्वियसली हो रखे हैं, कितना समय हो गया है स्टार्टअप बिहार के अंदर में आकर के आप लोगों को? कुछ समय? तो मंथ हुआ मेरी से ओके चलिए, तब नया ही है अभी। चलिए अच्छा है। Yet to start ma'am. Yes, we are yet to start. We सारा सेटअप हो रहा था तो आई थॉट इट्स बेटर टू हैव अ कॉन्वर्सेशन कि कौन क्या है। No, perfect. तो ऑनलाइन भी हम लोग ये लाइव वी कैन स्टार्ट। Yes ma'am. I'll also formally introduce you so that everyone is knows something about. This is what I usually do. All right, so good evening, everyone. So we have CA Pallavi Jha. CA, I hope you all understand what a CA is and what a CA is, right? Chartered accountant. Basically, I mean, there is some startup or chartered accountant. Right? So chartered accountant is somebody who's like a doctor to all these stars. They not only give you the financial knowledge, but also manage everything, right? So it's very important कि हम लोग जो हमारा फाइनेंसेस है उसको समझे अच्छे से, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसको अच्छे से कैसे मैनेज करें। एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, राइट? सो अभी चूंकि हम लोग अभी बहुत बिगिनर स्टेज में हैं, वी कैन नॉट afford to hire a CFO, different CFO जो कि सारे काम करे। So as a startup founder हम ही को सारा काम करना होगा initially, right? So it's as a startup founder it's very important that we have the knowledge of financial compliances, financial concepts, सब चीज, ताकि हम अपने फाइनेंशियल को और अपने स्टार्टअप को अच्छे से करें। तो मैं चाहूंगा कि पल्लवी मैम का जो है तालियों से ये बेसिकली बूट कैंप है। बूट कैंप हम लोग इसलिए करते हैं ताकि आपको हर चीज का जो भी रिक्वायर्ड है, जैसे जीएसटी है, जैसे इनकम टैक्स है, जैसे बेसिक कंसेप्ट है, जैसे फाउंडर्स एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, उनका जो है सो हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ गैप पे जो है हम लोग करेंगे उसको, राइट? सो आई रिक्वेस्ट जो लोग भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे साथ या जो लोग भी यहाँ पे फिजिकल मोड पे हैं वो सारे सेशंस को अटेंड करें। एंड देन आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा जो भी आपका
प्रैक्टिकल जो चैलेंजेस हैं, जो रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं, उनको जरूर डिस्कस करें मैम के साथ, ठीक है ना? सो थैंक यू वेरी मच मैम, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू राजीव सर। एक जो आपने बोला ना भाई बहन का रिश्ता सीए और स्टार्टअप का, अभी रिसेंट में आमिर खान का एक इंटरव्यू आया है एंड ही मेंशन कि मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी सौतेली माँ जैसी है। वो मेरी केयर बहुत करते हैं लेकिन मुझे टॉर्चर भी बहुत करती है। सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वर्जन। मतलब व्हेन आई हर्ड दैट डिस्क्रिप्शन आई वाज लाइक नहीं, थोड़ा तो टॉर्चर हम लोग भी करते हैं। बट देन दैट टॉर्चर इज बिकॉज सो दैट आपको गवर्नमेंट और बाकी चीजों से टॉर्चर नहीं फील करना पड़े। दैट इज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टॉर्चर। एनी हाउ, सो व्हेन वी स्पोक कि हम लोगों को एक सेशन या वर्कशॉप करना है फॉर दी स्टार्टअप्स जो अभी शुरू कर रहे हैं, हमने सोचा कि 3-4 चीजें हैं जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे स्टार्टअप्स को होनी चाहिए when we are into the business। अब मैं ये नहीं बोलूंगी when we are starting the business, अब मैं बोलूंगी when we are in the business, because हम लोग अभी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ काम कर लिया है। तो when we are in business हमें पता होना चाहिए कुछ चीजों के बारे में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग विथ रिगार्ड्स टू नॉट जस्ट माई मनी कि मेरा पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ से रहा है, बट ऑल्सो कि मेरा पैसा जो मेरे पास आया है वो मेरे ही लिए है या किसी और के लिए भी है, in terms of taxation, in terms of penalties, for that matter, in terms of fees, in terms of government challans and all those things। तो वो अंडरस्टैंडिंग होने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो लॉ के अंदर एकदम बेसिक है, जो शायद अगर मैंने आज कंपनी एस्टैब्लिश की है तो मुझे अभी पता चला कि कंपनी बनाने के लिए भी पैसे लगते हैं। अगर मैंने कंपनी बना ली है तो मुझे अभी पता चला है कि कंपनी बनाने के बाद भी 4 तरीके की चीजें हैं जो मुझे करनी होती है और जिसके लिए मुझे पैसे देने होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं होती है जब तक हम बिजनेस के बाहर होते हैं। व्हेन वी आर इनटू द एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस तो हमें ये धीरे धीरे चीजें पता चलती हैं। अब क्योंकि हम लोग सारे लोग कंपनी फॉर्मेट में ही काम करें ये जरूरी नहीं है, कई बार हम लोग कंपनी फॉर्मेट में होते हैं, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में होते हैं या पार्टनरशिप में होते हैं फॉर दैट मैटर। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ शायद नहीं होगा क्योंकि आप लोग सब लोग स्टार्टअप के अंदर में रजिस्टर्ड है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो या कंपनी हो, इन तीनों के लिए जो बेसिक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं या जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है विथ रिगार्ड्स टू माई अकाउंटिंग, माई इनकम टैक्स, माई जीएसटी, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने मल्टीपल डेज पे सेशन रखा है। आज का जो हमारा सेशन है वो बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ दी बिजनेस के लेकर के है कि हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, क्या ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या चीजें हैं जो हमें रेगुलर में करना चाहिए। शैलेंद्र से स्लाइड्स पे एक बार लेके जाइए, सेकंड स्लाइड। सेकंड वाले पे जाएंगे। तो मेनली हमने आज कंटेंट रखा है इज मेजरली कि आज क्या क्या चीजें हम लोग बात करेंगे, क्यों जरूरी है ये सब बात करना, जो हमने ऑब्जेक्टिव से मेनली कवर किया है। बेसिक कंप्लायंसेस जो हमारे लिए हैं, हमारी एंटिटी है, चाहे वो कंपनी है, चाहे एलएलपी है या पार्टनरशिप है, जो बेसिक कंप्लायंसेस हमारे लिए रिक्वायरमेंट्स होंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर थोड़ा सा स्पेसिफिक हम लोग आज बात करेंगे बुक कीपिंग को लेकर के। बुक कीपिंग को लेकर के क्या बात करेंगे, तो भाई क्यों जरूरी है इसके बारे में तो पता चल जाएगा इन द फर्स्ट 2 स्लाइड्स, लेकिन सिर्फ मेरी जरूरत है या लॉ का भी रिक्वायरमेंट है, ये हम लोग बातचीत करेंगे हमारे इस पूरे सेशन के अंदर। थोड़ा सा हम लोग आज बात करेंगे कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, उसमें बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं। उन टर्म्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए क्योंकि आप जब बैठिएगा अपने सीए के साथ में और वो आपको बोलेगा कि आपका टर्नओवर इतना बैठ रहा है, आपका जीपी इतना आया है, तो आपको पता होना चाहिए आखिर वो बोल क्या रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि आप कितना मार्जिन पे काम कर रहे हैं, आपका एबिटा क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अपने बिजनेस को लेकर के। सो बिफोर गेटिंग इनटू द फाइनेंसेस, पहले हम लोग उसके कंप्लायंसेस को समझ लेते हैं, फिर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर जाएंगे। स्लाइड पे जाइएगा, नेक्स्ट स्लाइड। तो मेनली आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है इन्हीं तीनों चीजों पे है कि बुक कीपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप देखिए, मैंने पहली लाइन लिखी है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मैंने इसे कि ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, इसका मतलब ये है कि जब मैंने बैलेंस शीट और पीएल देखा तो मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस कैसा चल रहा है।
वो बैलेंस शीट और पीएल देख करके मुझे पता चल जाता है कि आखिर किसी का बिजनेस चल कैसा रहा है। दूसरा है कि कंप्लायंसेस के बारे में, कौन कौन से एक्ट्स के अंदर में बेसिक कंप्लायंसेस है जो हमारे लिए जरूरी है, और आपके लिए क्यों ये जरूरी है। जस्ट बिकॉज आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको अपना बिजनेस का आइडिया फाइनेंस के टर्म में पता होना चाहिए, सो दैट अगर आप किसी भी तरीके का कोई प्लान बना रहे हैं, अगर मैंने प्लान किया कि भाई मुझे 50 लाख रुपए चाहिए अगले साल में, ये रिक्वायरमेंट है मेरी, वो 50 लाख रुपए मेरे पीएल अकाउंट में तो दिख रहा है, लेकिन क्या वो 50 लाख रुपए मेरे लिए अवेलेबल है या नहीं, ये भी मुझे पता होना चाहिए। फॉर दैट मैटर मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड्स टू माय कंप्लायंसेस एंड माय नंबर्स वो जरूरी हो जाता है, सो दैट यू मेक अ बेटर प्लान अबाउट द बिजनेस। अगला जाइएगा, नेक्स्ट स्लाइड। मेन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्वियसली आपको अगर पता रहेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपके बिजनेस के कंप्लायंसेस को लेकर के, आप थोड़ा ज्यादा अवेयर रहिएगा कंप्लायंस को लेकर, पेनल्टी कम लगेगी, प्लानिंग बेटर होगी, और ऑब्वियसली अभी मैंने जो बोला कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी अवेयरनेस है तो कम से कम आपके पेनल्टी चार्जेस होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। जो बेसिक कंप्लायंसेस है उसको हमने 3 कैटेगरीज में अभी बांटा है। पहला है कॉर्पोरेट लॉ को लेकर के, जो कि जैसा मैंने बोला अगर आप कंपनी के फॉर्मेट में अपनी एंटिटी को चला रहे हैं तो आपके ऊपर कंपनीज एक्ट और कंपनी रूल्स ये एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आप एलएलपी ना चला रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो आपके ऊपर एलएलपी एक्ट और कंपनीज एक्ट ये दोनों एप्लीकेबल होता है थोड़ा थोड़ा। अगर पार्टनरशिप है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, तो आपके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्ट्रक्चर क्या है एंटिटी का, आपके ऊपर वो स्पेसिफिक कॉर्पोरेट लॉ अप्लाई करेगा। डायरेक्ट टैक्स हम लोग सब जानते हैं, इनकम टैक्स के तौर पे आपके पास आता है। आपने जो भी प्रॉफिट कमाया अपने बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर जो टैक्सेस लग रहे हैं, किस तरीके से ये टैक्सेस लगते हैं, इसका डिटेल हम लोग दूसरे सेशन में करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में अभी फिलहाल जो मोस्ट रेलिवेंट है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। इसके बारे में भी अगेन एक सेशन स्पेसिफिक इसके लिए हमने रखा है। तो जीएसटी भी हमारे लिए कब एप्लीकेबल है, कई लोगों का मुझे बात आ जाती है कि मैम बैंक आए हैं, बैंक वाला बोल रहा है जीएसटी जब तक नहीं होगा हम बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे। ये बहुत बार हो जाता है इंसिडेंसेस, बट कई बार क्योंकि हमारी जानकारी नहीं है उस चीज को लेकर के, हम अप्लाई भी कर बैठते हैं। अब अप्लाई तो कर दिया, रजिस्टर तो कर दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद के क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं शायद हम उस समय में नहीं एंटिसिपेट कर पाते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको मालूम हो कि अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आपके रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। आप अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वेदर आपको करना है, इज इट मैंडेटरी, इज इट ऑप्शनल, आपके लिए क्या उसका प्रावधान है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोविजन, नेक्स्ट सेक्शन। हाँ, ये कुछ टाइमलाइन है जो कि आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, और इस टाइमलाइन के लगभग 1-2, मैं तो कहूंगी 1 महीना पहले, लेकिन 1 महीना नहीं तो कम से कम 15 दिन पहले अपने सीए को फोन करके परेशान करना शुरू कर दीजिएगा कि ये हुआ या नहीं हुआ। पहला है आपका 30 मई का, अगर आप एलएलपी हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अपना बिजनेस चला रहे हैं, आपके बिजनेस का एक एनुअल रिटर्न होता है जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 60 दिन के अंदर अंदर फाइल करना होता है, इसलिए वो डेट वहां पे 30 मई लिखा है, ना कि 31 मई। एलएलपी को ये फॉर्म फाइल करना होता है, नहीं करेंगे क्या होगा, पेनल्टी लगेगी, एकदम सीधा सीधा। दूसरा डेट है 30 जून का। 30 जून को आप अगर एक कंपनी है तो आपको एक फॉर्म सबमिट करना होता है जिसका नाम है DPT-3। अब ये क्या होता है मैं बेसिक आपको बता देती हूँ, डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। DPT-3 ऐसा एक फॉर्म होता है जिसमें कि अगर आपने डिपॉजिट्स लिया है किसी भी तरीके का, उस डिपॉजिट्स को हमें डिस्क्लोज करना होता है। अब सवाल उठा कि ये डिपॉजिट क्या है। डिपॉजिट आपके लिए एकदम से जो रेलिवेंट हो सकता है वो समझिए। आपने किसी से शेयर कैपिटल रेज करने के लिए पैसा लिया, उस पैसे को आपने बैंक अकाउंट में रिसीव तो कर लिया है, लेकिन उसको शेयर्स इशू नहीं किया है अब तक विद इन 60 डेज, आपके लिए वो डिपॉजिट बन जाता है। दूसरा, अगर आपका कोई कस्टमर है जिसने आपको एडवांस में पैसा दिया है, वो पैसा अगर उस कस्टमर का आपने रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया, बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, 1 साल से ऊपर हो गए, 12 महीने से ऊपर अगर उसको हो चुका है एडवांस के तौर पे, तो वो डिपॉजिट के तौर पे
लिया जा सकता है। सर फोन पे बात बाद में कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। उसे भी हम डिपॉजिट मांगते हैं। तो आपके लिए ये 2 चीजें रेलेवेंट है। इसके अलावा भी 8-10 चीजें हैं जिसको वो डिपॉजिट मांगता है। पहली चीज हमने बोली कि भाई अगर आपने शेयर कैपिटल रेस करने के लिए किसी से पैसा लिया है और उसको शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया है, वो डिपॉजिट होता है। दूसरा, आपने अपने कस्टमर से कोई पैसा एडवांस पे तौर पे लिया है और उसको 12 महीने के अंदर अंदर अपने रेवेन्यू में आपने डिस्क्लोज नहीं किया, वो डिपॉजिट होता है। माना जाता है सरकार उसको डिपॉजिट मानती है। अब इसमें 2 एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन होता है एएमसी का। जो लोग भी हमारे एनुअल मेंटेनेंस करते हैं उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है कि आप वारंटी के अंदर किसी से पैसा लिए कि भाई वारंटी का हम 5 साल का वारंटी देते हैं, उसका पैसा लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो पैसा मेरे पास 5 साल तक रहेगा, तो वहां पे उसकी टाइम लिमिट नहीं होती 3 साल की। दूसरा होता है अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, तो रियल एस्टेट के बिजनेस में भी 12 महीना का टाइमलाइन नहीं होता है, वो भी शायद 3 साल का है, वो मैं कंफर्म कर दूंगी। बट देन अगर नॉर्मल बिजनेस है, 12 महीने के अंदर मैंने उसको रेवेन्यू में नहीं दिखाया, मेरे बुक्स में वो एडवांस दिख रहा है, मुझे ये डीपीटी 3 फॉर्म 30 जून तक सबमिट करना होगा। इसे डिपॉजिट के कैटेगरी में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तीसरी चीज 31 जुलाई, इस बार ये डेट 15 सितंबर तक है। नॉर्मली ये डेट आपका 31 जुलाई है, हालांकि डीटीसी जो आया है डायरेक्ट टैक्स कोड, इसमें ये डेट को बढ़ा दिया गया है, 31 जुलाई से ये 30 सितंबर कर दिया गया है। बट इस साल के लिए, अभी के लिए, जब तक ये लागू नहीं होता, इस साल नॉर्मली जो डेट होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, वो होता है 31 जुलाई का। इस बार क्योंकि रिटर्न अभी तक आया नहीं है हमारा, अब जाकर के 2 रिटर्न के फॉर्मेट आए हैं, इस बार ये डेट 15 सितंबर तक है। 15 सितंबर तक आप अपना इंडिविजुअल अगर आप हैं तो आपको अपना आईटीआर फाइल कर लेना है। अगर हम नॉन ऑडिटेबल एंटिटीज, 2 चीजें लिखी गई हैं, या तो हम इंडिविजुअल हैं या हम नॉन ऑडिटेबल एंटिटी हैं। आप अगर कंपनी है, कंपनी ऑडिटेबल एंटिटी होती है, उसके लिए ये डेट रेलेवेंट नहीं है। लेकिन अगर आप एलएलपी हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और आपकी ऑडिट अभी नहीं होती है, तो आपके लिए यही डेट रिक्वायरमेंट है। आपको 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल कर लेना होता है। इस बार के लिए ये डेट 15 सितंबर है, अभी वो एक्सटेंड करके 15 सितंबर किया गया है। सितंबर में बहुत सारे डेट्स होते हैं, 2 डेट्स आपको ध्यान रखने होंगे। पहला डेट होता है, दोनों सेम ही डेट है, रिक्वायरमेंट 2 है। पहला है एनुअल जनरल मीटिंग का। अगर आप एक कंपनी है, हर साल आपको एक एनुअल जनरल मीटिंग मेंबर्स की करनी होती है, और वो करनी होती है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 6 महीने के अंदर अंदर। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा मेरा 31 मार्च को, 31 मार्च से 6 महीने कंप्लीट होते हैं मेरे 30 सितंबर, विच मीन्स कि मेरा एजीएम 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए। क्या उससे पहले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप उससे पहले भी अपना एजीएम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई ये मैंडेट नहीं है कि 30 को ही करें। ओपीसी हो तो 180 दिन के अंदर उसको मीटिंग दिखाना होता है, क्योंकि वो सिंगल मेंबर है। तो सिंगल मेंबर का एक मीटिंग रहेगा जिसमें कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो होंगी उसमें लिखा जाएगा कि मेंबर आया था, मेंबर ने ये सारे डिसीजंस लिए, दैट्स ऑल। कोई मीटिंग नहीं होगी पर से, लेकिन हमको दिखाना होगा। रीजन दी, ऑडिट होने के बाद ही एजीएम कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब तक ऑडिट नहीं होगा तो शेयर होल्डर को डायरेक्टर दिखाएगा क्या? एजीएम करने का जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि शेयर होल्डर अलग है जिसने पैसे लगाए हैं, और डायरेक्टर अलग है जो पैसा मैनेज कर रहा है। तो जिसने पैसे मैनेज किए हैं साल भर, वो एक रिपोर्ट देता है अपने शेयर होल्डर को कि मैंने तुम्हारे पैसे इस तरीके से मैनेज किए। जब तक वो ऑडिट नहीं होगा तब तक उस डॉक्यूमेंट का कोई वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी नहीं होता है। ऑडिट करा करके मुझे वो एजीएम 30 सितंबर तक करवा लेनी है आपकी। सिमिलरली एक और रिक्वायरमेंट है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर केवाईसी। अगर आप कंपनी में डायरेक्टर हैं या एलएलपी में आप पार्टनर हैं, आपके पास एक डिन नंबर होता है। अगर आप डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और अगर आप डायरेक्टर नहीं एलएलपी के अंदर हैं तो एक डीपिन होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप दोनों को ही अपनी केवाईसी हर साल करनी है। अगर आप 30 सितंबर तक कर लेते हैं तो ये फ्री है, इसमें कोई चालान नहीं लगता है, बस एक ओटीपी जाता है, ओटीपी वेरिफिकेशन होकर हो जाता है। लेकिन अगर आप 30 सितंबर का डेट चूक गए तो 5,000 रुपया का पेनल्टी है फ्री में। एक ओटीपी देने का 5,000 रुपया का पेनल्टी है।
तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि 30 सितंबर तक ये काम आपका हो जाए। ये क्या वेरीफाई करता है कि डायरेक्टर है, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो कम्युनिकेशन का डिटेल्स है आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों एक्टिव है या नहीं है बेसिकली। तो वो अगर आपने 30 सितंबर तक नहीं किया तो बैठे बैठे 5,000 रुपए लगने वाले हैं। लास्ट हम लोगों का अक्टूबर का एक डेट आता है जिसमें कि मेरी कंपनी अगर है, एलएलपी अगर ऑडिटेबल है या कंपनी अगर है, तो मेरी ऑडिट 31 अक्टूबर तक होगी। ट्रस्ट का भी 31 अक्टूबर ही होता है। अगर ऑडिटेबल है तो 31 अक्टूबर। जहां भी जिस भी एंटिटी का बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हो रहा है किसी भी एक्ट में, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो मेरा कंपनीज एक्ट हो, किसी भी एक्ट में अगर हम ऑडिटेबल है तो मेरा रिटर्न 31 अक्टूबर को ही फाइल हो। लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, उससे पहले कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। ट्रस्ट नॉन ऑडिटेबल कब होगा? ट्रस्ट नॉन ऑडिटेबल कभी नहीं होगा। ट्रस्ट इज ऑलवेज ऑडिटेबल। अगर वो एटीजी के अंदर में है तो वो ऑडिटेबल है। अगर उसने 12 एटीजी का ले रखा है अपना रजिस्ट्रेशन, वो भी थोड़ा कराना पड़ता है। ट्रस्ट में इनकम टैक्स के अंदर तो रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, आईटीआर है बट इनकम टैक्स। इसमें एक और क्वेश्चन है, यूजुअली क्या होता है कि स्टार्टअप्स का जो होता है बेसिकली अपना बिजनेस रन करने में होता है, राइट? और ये फाइनेंशियल कॉम्प्लायंसेस के लिए या फिर ये डेडलाइन मीट करने के लिए जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वो यूजुअली अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, आपको कितना जरूरी लगता है कि ये सब चीज जो है सो स्टार्टअप नहीं करें, पता हो इनको। पता हो, मतलब ठीक है 5,000 रुपये समझ में आता है कि 5,000 रुपये चला जाएगा, बट देन मतलब इसको याद रखना इट्स नॉट वेरी इजी। टाइमलाइन है, ऑलमोस्ट हर महीने कुछ ना कुछ डेडलाइन जरूर है। हाँ, ये तो मैंने सिर्फ वो बताया जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। जो जीएसटी में रजिस्टर होंगे उनको हर महीने की टाइमलाइन है। 11 तारीख और 20 तारीख उनको हर महीने का रिक्वायरमेंट है। इजी वे टू रिमेंबर ऑल दीस डेडलाइंस, कुछ ऐसा ऐप आता हो, कुछ आता हो कि रिमाइंडर दे दे कि भाई 30 तारीख आना है। आपका सीए आपका रिमाइंडर है। बट देन क्योंकि आप स्टार्टअप फाउंडर हैं तो मुझे लगता है आपको भी इस बात के बारे में थोड़ा सा, नॉट बिकॉज कि आपको पता होना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो जब हम लोग बात कर रहे हैं एनुअल रिटर्न की या एजीएम की या केवाईसी की या आईटीआर फाइलिंग की फॉर दैट मैटर, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन रेडी नहीं है तो वो समय ज्यादा लेगा। अब मेरा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रेडी है और हम 30 जुलाई को जाकर के अपने सीए को बोले कि भाई मेरा रिटर्न फाइल कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर 30 जुलाई को आप डॉक्यूमेंट रेडी करके नहीं लेकर के आए हैं तो उसके पास भी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो बस बैठे और रिटर्न फाइल हो जाए। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके दिमाग में ये डेट इसलिए रहे सो दैट आप अपना डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें। आपका सीए जब आपसे मांगे कि भाई हमको ऑडिट करना है, अपना फाइनेंसेस दे दो, अपना बैंक स्टेटमेंट दे दो, तो मेरे पास मेरे फाइनेंसेस, मेरे बैंक स्टेटमेंट, मेरा अकाउंट्स रेडी रहे, तभी हम उनको दे पाएंगे और तभी वो अपना ऑडिट टाइम पे हो पाएगा। कई बार क्या होता है कि अब आप भी बिजनेस कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनके लिए भी वो अपना प्रोफेशन है। अगर आपके पास कोई कस्टमर पहले आया है तो आपका भी वही नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि आप पहले उनका काम करें। आप भी फीफो पे काम करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो मेरे पास आया है पहले हम उसका काम करेंगे, फिर हम दूसरे का करेंगे। सिमिलरली अगर आपके सीए के पास आप जा रहे हैं ऑन 30th ऑफ जुलाई और 31st ऑफ जुलाई और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पहले मेरा काम कर दो, 10 ही मिनट तो लगेगा, तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि उनके पास जिनका डॉक्यूमेंट पहले आया है दे वुड ऑब्वियसली गिव अ लिटिल मोर प्रायोरिटी टू दैट डॉक्यूमेंट, क्योंकि उस पर ऑलरेडी उन्होंने कुछ काम कर रखा है, वो पता है उनको कि उसमें क्या जाना है नहीं जाना है, दे ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ इट। आपके डॉक्यूमेंट पे उन्हें जीरो से काम करना है, तो वो काम तभी वो टेकअप करेंगे जब ये टाइमलाइन खत्म हो जाए। तो जैसे 20 के बाद में डीपीटी वाला है, इसमें क्या करना होगा? डीपीटी वाले में बहुत कम रिक्वायरमेंट होगी फॉर दी स्टार्टअप्स अभी जो है उनके लिए। रीजन बीइंग कि उन्होंने किसी से एडवांस 1 साल से ज्यादा नहीं लिया होगा। पहले पैसा देता ही नहीं, एडवांस क्या देता? हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कल को आपके पास ऐसे भी कस्टमर्स होंगे जिसका पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, तो या तो हम वो पैसा वापस कर दें, क्योंकि आप एज अ कंपनी, आप फाइनेंशियल कंपनी है नहीं, बैंकिंग कंपनी है नहीं, आप किसी से पैसा लेके नहीं रख सकते हैं अपने पास। अगर हम किसी दूसरे से पैसा लेके रख रहे हैं तो मेरे ऊपर आरबीआई का रेगुलेशंस एप्लीकेबल होगा, विच इज बिकॉज इसीलिए हमसे कहा गया कि आप डिस्क्लोज कीजिए कि आपने ये पैसा किस नेचर का लिया है। अगर हम किसी कस्टमर का पैसा ले रहे हैं तो नॉर्मल सिनारियो ये है कि हम 12 महीने के अंदर अंदर उसका बिजनेस साइकिल में कंप्लीट कर दें।
अगर वो 12 महीने में कंप्लीट नहीं हो रहा है, या तो हम वो काम नहीं कर रहे हैं अब, या तो हम उसको अपने रेवेन्यू में दिखा दें, हम अपने इनकम में दिखाएं, उस पर टैक्स दें और कहानी खत्म करें। क्योंकि हम किसी से पैसा लेकर के अपने पास रख नहीं सकते हैं फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ये काम वो एंटिटीज कर सकती हैं जिनके पास लाइसेंस है, जिनको हम एनबीएफसीज कहते हैं या बैंक्स कहते हैं। उनके पास राइट होता है कि वो दूसरे का पैसा लेकर के अपने पास रखें। हमारे पास नहीं है, हमारी कंपनी उस तरीके के ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं काम कर रही है, तो हम नहीं रख सकते। बट देन अगर हम ट्रेडिंग कंपनी है, सर्विस कंपनी है, तो अगर मैंने पैसा रखा है, आई हैव टू बी कॉशियस कि मेरे पास 12 महीने से ज्यादा मेरे बुक्स में वो पैसा नहीं दिखे। अगर कहीं से ग्रांट ले रहे हैं या फिर गवर्नमेंट ने दिया है, तो वो कैसे करते ग्रांट इज नॉट कंसिडर्ड एज हैं? अगर ग्रांट नहीं है, मान लीजिए लोन भी लिया हुआ है, loan from directors or loan from directors, relatives and friends is not considered as deposit. जैसे स्टार्टअप बिहार से मिलता है तो कहीं ग्रांट नहीं मिलती तो आपका नहीं है। That is also a loan from the government. That is not considered as deposit. वो तो कंपनी के लिए होगा ना मैम, वो लोन। बिल्कुल कंपनी के लिए ही है। स्टार्टअप बिहार फंड ऐसे करके आता है। हाँ जी, हाँ जी। वो पैसा जो है आपका, वो सरकार की तरफ से आपको दिया गया है, that is not considered as deposit. क्योंकि डिपॉजिट को लेकर के बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर आप थोड़ा सा जाएंगे पीछे तो सहारा का, अगर आप लोगों को केस पता हो थोड़ा बहुत, या अगर आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। सहारा का जो केस आया था, उस वजह से डिपॉजिट्स को लेकर के रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हुए थे कि आप दूसरे से जो पैसा ले रहे हैं, वो पैसा आपको कितने दिन के अंदर अंदर वापस करना है, और अगर आप ले रहे हैं तो आप डिस्क्लोज कीजिए, उसका नेचर आप डिस्क्लोज कीजिए। बट देन अगेन ये दो चीजें। तीसरी चीज, डायरेक्टर या रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से लिया हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं माना जाता है। शेयर होल्डर से लिया हुआ पैसा डिपॉजिट माना जाता है। क्या माना जाता है? अदर देन दैट इज लोन। That is loan. डिपॉजिट माना जाता है अगर मैंने कस्टमर से कोई पैसा लिया है 12 महीने से ज्यादा, उसको अपने पास रख रहे हैं, या फिर शेयर होल्डिंग देने के लिए मैंने किसी से पैसा लिया और मैंने उसको शेयर होल्डिंग दिया नहीं है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 60 डेज, तो उसके बाद फिर वो डिपॉजिट के नेचर में हो जाता है। क्योंकि अगर आप किसी को पैसा ले रहे हैं फॉर शेयर इशू, तो आप शेयर इशू कीजिए एज पर द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन इन द एक्ट, आप उससे शेयर इशू कर दीजिए, वरना पैसा वापस करो। हम रख नहीं सकते। इंटेंशन बहुत सिंपल है डीपीटी 3 फॉर्म करने का, आप दूसरे का पैसा अपने बुक्स में नहीं रख सकते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज इन द नेचर ऑफ माय रेगुलर सोर्स ऑफ बिजनेस। आप नहीं रख सकते हैं, और इट इज अ लोन जिसपे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और इवन नहीं भी पे कर रहे हैं बट हम उसको लोन दिखा रहे हैं, नहीं रख सकते। इन दैट केस अगर हम 12 महीने के अंदर अगर ले रहे हैं और 12 महीने का टाइमलाइन के अंदर में हम उसको रिटर्न कर दिए, हाँ। और फॉर सर्टेन इंटरवल के बाद फिर उनसे ले रहे हैं, तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा कि मतलब सेम वे में, या फिर वो दैट इज अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन, डिफरेंट ट्रांजैक्शन? दैट इज नॉट डिपॉजिट। हाँ, तो ये आपको अभी पता चल रहा है क्योंकि मैंने बता दिया कि 12 महीने तक नहीं रखना है। नहीं, बेसिकली हम लोग के पास इतना आता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत प्रॉब्लम आ जाती है सर, इसीलिए तो सेशन हो रहा है। नहीं, जैसे ईयरली बहुत अच्छा सेशन है ताकि काफी जानकारी इससे हम लोग को मिल जाए। अभी जैसे क्या हुआ था कि मैं कंटिन्यूअस, मेरा फाइलिंग सही चल रहा था। अभी जो प्लॉट मैंने लिया था बिजनेस वेयर हाउस के लिए, तो उसमें एक इशू क्रिएट हो गया। उसके चलते जो टाइम पीरियड सितंबर का गया, अक्टूबर का 2-3 महीने उसमें मेरे चले गए। ठीक है। उस 2-3 महीने में क्या हुआ कि ये टाइम आउट हो गए, जो भी आपने बताया, जैसे केवाईसी का, हाँ, ड्यू डेट अपना पास हो गया, सब निकल गए। ठीक। फंड भी काफी लग गए उसमें। तो ये पूरा पेनाल्टी चलते आ गया। अभी जाकर के एओसी है, आरओसी, उसका 10,000 उसका फाइन गया। फिर 781 का उसका मतलब लगभग 20-30 हजार रुपए से फाइन भी चले गए। तो ऐसे मतलब काफी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए दिक्कत क्या है ना कि एमसीए ने या कंपनीज एक्ट ने मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया है पेनल्टी का। वो पर डे का 100 रुपया बोलता है, तो पर डे का 100 रुपया मीन्स पर डे का 100 रुपया। उसको कोई मतलब नहीं है कि 10 दिन हुए या 100 दिन हुए, वो पर डे का 100 रुपया बढ़ाता चला जाएगा। ड्यू डेट से वो कैलकुलेट खुद ही करेगा, हम कुछ डालना ही नहीं होता है हमें। हम जैसे ही फॉर्म सबमिट करते हैं, हमारे पास एक चालान आता है जिसमें ऑलरेडी अमाउंट लिखा होता है। वो चालान खुद ही ऑटो पॉपुलेटेड चालान है, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो तो पर डे का आपका चालान बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड में ऐसे कितने फाइलिंग करनी होती है अभी? सर यही है, मेनली यही सारे हैं जो हम बता रहे हैं आपको। जैसे
तो जैसे आपका 30 सितंबर और 31 अक्टूबर का जो डेट है, एक तो और KYC इसमें बता दे रहे हैं, तो KYC हो गया मैम डायरेक्ट। 30 सितंबर आपका डायरेक्टर केवाईसी है, अक्टूबर में आपकी कंपनी फाइलिंग्स भी होती है, IT तब आईटीआर तो होगी, आरओसी की 2 फाइलिंग होगी, एडीटी 1 15 अक्टूबर तक करना होता है, 30 अक्टूबर तक आपको अपना एओसी 4 जमा करना होता है, विच इज एनुअल फाइलिंग ऑफ द कंपनी। उसके बाद आपके पास 29 नवंबर तक का एक डेट होता है जिसमें कि MGT 7 जो एनुअल रिटर्न है वो फाइल करना होता है। तो अक्टूबर के बाद एक और डेट आप अगर लिखना चाहें तो 29 नवंबर तक आपको MGT 7 फाइल करना हर साल ये फिक्स डेट होता है। हर साल ये फिक्स है, ये डेट्स पे करना ही होगा। हम लोग को क्या मैम कौन सा MGT 7 MGT 7 और 30 अक्टूबर तक लिखना चाहे तो 2 फाइलें और होंगी, 30 अक्टूबर तक AOC 4 है और 15 अक्टूबर तक ADT 1 है। ADT 1 5 साल में एक ही बार होता है, मेनली वो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए होता है, तो ऑडिटर 5 साल में एक बार अपॉइंट करने ये की तो हो जरूरत चुका है मीन्स नहीं, जैसे अगर शुरुआत में अगर आपने कर लिया है, फर्स्ट ईयर में अगर किया है तो फर्स्ट ईयर का जब AGM होगा, AGM के आपके 15 दिन के अंदर आप ऑडिटर दोबारा अपॉइंट करेंगे और वो ऑडिटर 5 साल के लिए रहेगा। नहीं, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लो कि मैंने इनसे कराया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, हाँ फिर मैं ADT 1 चेंज करके दूसरे CA को तो रख ही सकता हूँ। हाँ। बिल्कुल, वो आपके पास ऑप्शन। क्योंकि इनिशियल में क्या रहता है कि जैसे स्टार्टअप में पता नहीं, हैवी चार्जेस लगते हैं और कंप्लायंसेस का। और इस केस में जैसे ऑडिटर चेंज करना है और CA NOC नहीं दे रहा है तो नहीं देंगे सर CA NOC 2 ही रीजन से नहीं देते। एक रीजन है कि आपने उसका फी नहीं पे किया है, दूसरा कि वो आपके लिए उन्होंने कुछ पेमेंट कर दिया है, आपका उनका कुछ मनमुटाव हो गया बातचीत को लेकर के, अदरवाइज CA क्यों नहीं देगा, क्यों रखेंगे कोई। सर आप खुद सोचिए, आप ऐसे क्लाइंट के साथ क्यों काम कीजिएगा जिनके साथ आपका बन नहीं रहा है, आपने खुद ही नहीं रखना चाहिएगा वैसे साथ। तो वही 2-3 रीजन होते हैं और कोई रीजन नहीं होता है कि CA NOC नहीं देगा, दे देंगे, CA इतने भी बुरे नहीं होते। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो। जी, मैडम ये जैसे आपने कहा कि ऑडिटर जो है CA अपॉइंट 5 साल के लिए होता है। हाँ तो आप बीच में लोग अपना सपोज, नाम बता देंगे बस। हाँ जी मैं अजय कुमार बोल रहा हूँ मैम। जी बताइए ना सर। हाँ हाँ मैम यही कह रहे थे कि सपोज इसको चेंज करना होगा क्योंकि मान लीजिए बीच में बहुत सारा चीजें होती है, जैसे कि DSC से लेकर बहुत सारा चीज चलते रहता है। मान लीजिए अगर CA चेंज करना चाहते हैं तो बीच में हम ये करवा सकते हैं ना सर CA ऑडिटर। चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। CA चेंज करने के लिए उनसे रेजिग्नेशन लेना होता है या एज अ मेंबर भी आप चेंज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एमिकेबली कीजिए, बातचीत करके ही करिए, ऐसा खटास रख करके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वो भी, आप भी ये समझिए कि वो भी सेम फ्रेटर्निटी, आप जाइएगा भी तो उन्हीं के किसी भाई बंधु के पास जाइएगा। हाँ नहीं वो तो ठीक है कि खटास रख के कोई फायदा नहीं है। इट्स ऑलवेज गुड कि आप बेटर नोट पे उनको, कोई दिक्कत नहीं होती है सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि CA नहीं बहुत नहीं ज्यादा नहीं, मेरा कंसर्न ADT जो है, जो फाइल जो है फिर से चेंज होता था, फिर कराना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, आप जब भी ऑडिटर को अपॉइंट कीजिएगा, ऑडिटर अपॉइंट करके 15 दिन के अंदर अंदर आपको ADT 1 फाइल सबमिट करना है, दैट इज मैंडेटरी। ओके थैंक यू मैम। चेंज होने के बाद 15 दिन के हाँ, हाँ आप एक जैसे ही एक अपॉइंट कर रहे हैं आप 15 दिन के अंदर फाइल कीजिए। मैम एक चीज और था सर, एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपके यहाँ पर, जैसे ग्रुप हम लोग ऑलरेडी बना हुआ है BM में, अगर जैसे सपोज दैट मंथ वाइज जो भी जैसे लग रहा है कि इस मंथ में आज सपोज 2-3 तारीख में आ जाता है कि आज लास्ट का डेट है, तो हम लोग थोड़ा सा जी, अवेयर हो जाएंगे चलो ठीक है हमें तैयारी करना है, या अपने जो चलिए CA ठीक है, वो हम मेरा करवा अपना जो देंगे। मालिक बताता हो या नहीं बताता हो उनको हम रिमाइंड कर दें या चले जाएं। आई थिंक ये ज्यादा अच्छा होगा हम लोगों के लिए, सपोर्ट कर चलिए पाएंगे ठीक है, लोग। मंथली कैलेंडर हम हर बार भेज दिया करेंगे। हाँ हम मंथ राजीव सर 1-2 तारीख जो होता है राजीव ना, को सर्कुलेट करेंगे। हाँ तो ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, होगा फिर रिमाइंडर रहेगा कि हमें ये काम बिल्कुल, करना है इस मंथ में पूरा प्लानिंग। लेकिन सर कर देंगे वो। ओके थैंक यू मैम। जी सर, चलिए शैलेंद्र सर अगले स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। तो कर दिया तो कर दिया। ये फाइलिंग एक बहुत बड़ा पजल पूरा फाइलिंग का कंप्लायंस का, इसी का फायदा शेयर ट्रांसफर के बारे में हमारा थोड़ा सा जानकारी देते हैं। सर हम लोग एंड में एक बार क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे ना, ये हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर करते हैं। तो दुखी है CA से यानी नहीं सर ऐसी बात नहीं। चलिए, जो हम लोग बात कर रहे थे कि बुक कीपिंग क्यों जरूरी है, क्या उसका आपको फायदा होगा, क्या उसका मैंडेट है, तो 2-3 चीजें हैं। पहला तो ये कि अगर आपको मालूम है कि आपके खाते में जो पैसे हैं वो उसमें से कितने आपके हैं, क्या मुझे किसी को देना भी है, क्या किसी और का पैसा आना भी है, ये चीजें अगर मुझे पता होंगी तो मेरा डिसीजन मेकिंग थोड़ा बेहतर हो पाएगा।
मुझे अगर कोई खर्चा करना है कैपिटल एसेट पे, कोई एक बड़ा खर्चा करना है, मेरे बैंक अकाउंट में अभी सिर्फ 30 लाख रुपए मुझे दिख रहे हैं, मुझे पता है कि 50 लाख का खर्चा होगा। उस 30 लाख में मेरी जानकारी है कि भाई 10 लाख मुझे अपने क्रेडिटर को देना है, लेकिन 40 लाख रुपए है जो मेरा आने वाला है। अब मेरा डिसीजन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा कि भाई 30 लाख थे, 10 लाख निकले, 20 लाख मेरे पास अभी भी अकाउंट में रहेगा, 40 लाख रुपए और आ रहा है, 60 लाख रुपए मेरे पास है, 50 लाख का मेरा अगर एसेट खरीदाता भी है तो 10 लाख अभी भी मेरे पास सरप्लस रहेगा। ये डिसीजन हम तभी ले सकते हैं जब मेरे पास ये जानकारी है कि मेरे पास 40 लाख रुपए आने वाले हैं और 10 लाख रुपए जाने वाले हैं। और ये जानकारी आप तभी अपने पास रख सकते हैं जब आपने प्रॉपरली अपने बुक्स को मेंटेन किया है। तो जब हम कहते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपका लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, एज अ बिजनेस पर्सन आपको पता होना चाहिए, तभी आप बेटर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। दूसरी चीज है कि हम लोग अकेले बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हम लोग को फाउंडर्स के साथ में काम कर रहे हैं, कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब तक चीजें ठीक रहती हैं तब तक बहुत अच्छी दोस्ती रहती है। जब भी थोड़ा सा शायद फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आया या चीजें एक की तरह से नहीं चली, तो हर चीज पे शक होने लगता है कि वो पैसा जो निकाला था दूसरे फाउंडर ने, वो कहीं अपने आप तो यूज नहीं कर लिया, वो पैसा जो उसने डाला था, ये पैसा कहाँ से आया मुझे पता नहीं है, कहीं इलीगल तो नहीं था। तो अगर मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन्ड है, मैंने प्रॉपरली उसको चीजें डाली हैं कि भाई कहाँ से पैसा आया है, कहाँ पैसा जा रहा है, तो ये एक हमारे पास ट्रस्ट फैक्टर जो होता है वो हमेशा बरकरार रहता है। वरना धीरे धीरे करके आपको एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं शक होना शुरू होता है और वही प्रॉब्लम आती है, फिर आपको कंपनी बंद करने की नौबत भी आ जाती है और बहुत सारा दिक्कत। एनीहाउ, तीसरी चीज आई परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर दो लोग काम कर रहे हैं बिजनेस में तो दोनों की एक्टिविटी, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके लिए जिम्मेदार है, ये चीजें भी हमें पता चलती हैं हमारे अकाउंट से। अगर मान लेते हैं कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन किया है, अपने खर्चों को आपने प्रॉपर्ली मेंटेन किया है, और अगर आपको अचानक से दिखता है कि पेनाल्टीज बहुत सारे हैं, अगर पेनाल्टीज बहुत सारे हैं तो जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है मेरे लीगल कंप्लायंसेस के लिए वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तभी मेरे पेनाल्टी ज्यादा है। ये भी हम पिक तभी कर पाते हैं, ये भी हम आइडेंटिफाई तभी कर पाते हैं जब मेरा बुक्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। अगर मैंने सिर्फ बैंक अकाउंट, मैंने बोला कि भाई मेरे सारे खर्चे तो बैंक से होते हैं, वेरी गुड, लेकिन वो खर्चा जो बैंक से हुआ उसका नेचर मुझे पता नहीं, महीने भर में मैंने कितने खर्चे एडवर्टाइजमेंट के लिए किया, कितना खर्चा मैंने अपने ऑपरेशंस पे किया, कितना सैलरी के लिए किया, यही मुझे नहीं पता। तो मेरा डिसीजन अगले महीने को लेके, जिसको हम कहते हैं बजटिंग, वो करना मुश्किल होगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप जरा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को आप रखते हैं, बैंक अकाउंट सही करते हैं, लेकिन वीक में एक दिन बैठ गए या महीने में एक दिन बैठ गए और उन सारे ट्रांजैक्शंस को आपने कैटेगराइज कर लिया। हम ये नहीं कहते हैं कि फुल टाइम एक अकाउंटेंट रखिए, आप खुद कीजिए, आपको पता होना चाहिए पैसे कहाँ जा रहे हैं। एज अ फाउंडर आपको पता होना चाहिए मेरा 1 रुपया भी कहीं गया तो कहाँ गया, तो आप खुद कीजिए, पहले कुछ दिन आप खुद कीजिए। जब थोड़ा सा काम का लोड बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है आपके पास उतना समय नहीं होगा, आपको एक हैंड चाहिए होगा वो काम करने के लिए। बट एट द बिगिनिंग ऑफ थिंग्स आई वुड सजेस्ट 15 दिन में एक बार या 1 महीने में एक बार खुद बैठिए, महीने भर का ब्यौरा लीजिए और खुद उसको सेग्रीगेट कीजिए कि कौन सा खर्चा किस चीज के लिए हुआ, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके एट दैट मोमेंट इटसेल्फ कि मुझे अपना कौन सा खर्चा को कंट्रोल करना है और कौन से खर्चे को बढ़ाना है। लास्ट है कंप्लायंस, जो हम अभी बात करेंगे ही, कि लॉ बोलता है कि मुझे बुक्स मेंटेन करने हैं, इसलिए मुझे मेंटेन करना है। नहीं करने से क्या होगा, अगले स्लाइड पे जाइएगा शैलेंद्र सर। मैम बुक केवल लॉ अकाउंट ही, और भी बुक्स होते हैं? अभी बस उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी लीगली। इनिशियल टैली पे कर सकते हैं, बट टैली में थोड़ा बहुत आपको अकाउंटिंग आना चाहिए, तब आप टैली कर पाएंगे। जोहो बुक ठीक है, जोहो एट द बिगनिंग हेल्प करता है थोड़ा बहुत, मुझे और जोहो बहुत सारे ठीक लगता है। टेम्पलेट भी आजकल आते हाँ, हैं। इनवॉइस का टेम्पलेट वगैरह सब कुछ ऐड करता है। बैंक के पास भी पैसा होता है, जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट आईडीएफसी में है तो हाँ। मैं सिंडिकेट दे सकता है, वो बैंक से पता करना पड़ेगा सर, मे बी इट वुड डिपेंड ऑन द बैंक। और तीसरा मुझे बहुत आसान लगता है और कर भी सकते हैं, गूगल शीट पे सब लोग, एक्सेल सबको आता है थोड़ा बहुत, अगर उस पे भी कर लेंगे दैट इज ऑल्सो बेयर मिनिमम, मुझे लगता है कि उतना तो होना चाहिए।
एक एक्सेल का टेम्पलेट है, फॉर्मूला लगा हुआ, आप उस पर जो भी एक्सपेंस जो भी डालते हो अपने आप आ बैलेंस शीट पीएल पे आ जाता है। गूगल ने बहुत सारे काम आपके आसान कर दिए हैं, तो आप चाहें तो गूगल शीट पे भी कर सकते हैं। गूगल शीट में बहुत सारे टेम्पलेट्स है, यू कैन यूज दैट, बहुत आसान है वो भी। उतना आपको ये बात जानने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा रेगुलर नेचर का खर्चा है, ये कैपिटल खर्चा है, ये मेरा रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, ये आपको कैटेगराइज या समझ ये वो गूगल खुद ही समझ लेगा। तो वो थोड़ा सा बेसिक और इजी कर देता है। बट जोहो इज ऑल्सो गुड सॉफ्टवेयर, इनिशियली फ्री होता है फॉर सम टाइम, उसके बाद फिर उसका पेड वर्जन। और हमारा स्टार्टअप भी यही कर रहा है। एग्जैक्टली, हम यही बोलने वाले थे कि आपके बीच में भी कुछ स्टार्टअप्स है जो ये काम करते हैं, सो यू कैन कनेक्ट विद देम आल्सो। हाँ जी, कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है? तो कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स और जीएसटी, अभी फिलहाल हम लोग इन्हीं तीनों की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं तीनों एक्ट के अंदर में देखते हैं। अगर आप कंपनी है तो आप बच नहीं सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना आपके लिए मैंडेटरी है। कौन कौन सा बुक्स ऑफ को मेंटेन करना है? कैश फ्लो पे और कॉस्ट पे स्टार मार्क लगा हुआ है, उन दोनों को थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, स्टॉक का डिटेल, एसेट लायबिलिटी रजिस्टर, वाउचर्स, डीड्स, मिनट्स, ये मैंडेटरी है सारी कंपनीज को मेंटेन करना। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट मेंटेन करने नहीं, आप एक डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हैं, इसमें ये सारी चीजें आपकी दिखनी चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि आपके बुक्स में ये सब कुछ दिखना चाहिए कि मेरा सेल कितना हुआ, परचेस कितना हुआ, मेरा स्टॉक कितना है, मेरा एसेट लायबिलिटी कितना है, ये सब मेरे उस पर्टिकुलर डेटाबेस में दिखना चाहिए। हार्ड कॉपी में मेंटेन करना चाहते हैं हार्ड कॉपी में मेंटेन कीजिए, सॉफ्ट कॉपी में करना चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी में कीजिए, ये आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अगर आप कंपनी हैं और किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, तो एक नया फीचर है जो मैंडेटरी है 1 अप्रैल 2023 से करना, 23 से वो 24 कर दिया है, ऑडिट ट्रेल नाम का। ऑडिट ट्रेल होता क्या है, बेसिक बस समझ लीजिए। अगर आप मेंटेन करने जाइएगा या कोई ऑडिट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लीजिएगा तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। ऑडिट ट्रेल कहने का मतलब ये है कि मैंने जो बुक्स में एंट्री की, लेट्स सपोज मैंने 100 रुपया खर्चा किया, मैंने वो 100 रुपया एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया, मैंने लिख दिया एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 100 रुपया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये 100 रुपया नहीं था, ये 110 रुपया थे। मुझे ये एंट्री चेंज करनी पड़ेगी, 100 को 110 करना पड़ेगा। तो ऑडिट ट्रेल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई भी अपनी ट्रांजैक्शन को चेंज किया है तो वो चेंज किसकी अथॉरिटी से हुआ, कब हुआ, किसने किया, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। अगर आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये फीचर नहीं है तो माना जाएगा कि आप नॉन कंप्लायंट हैं। आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो रख रहे हैं लेकिन आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो फीचर नहीं है, तो माना जाएगा कि आप नॉन कंप्लायंट है। नॉन कंप्लायंस का पेनल्टी 50,000 से लेकर के 5 लाख और 1 साल तक की जेल। किससे? अकाउंटेंट ने किया, अकाउंटेंट ने किया तो किसी से अप्रूवल लेकर के किया या खुद किया, वो किसकी अथॉरिटी से हुआ है। अगर मान लेते हैं कि सीएफओ इज ऑथोराइज्ड टू मेक दैट चेंज, तो क्या सीएफओ की अथॉरिटी ली गई थी कि नहीं ली गई थी? मैं जैसे बुक ऑफ रजिस्टर मेंटेन कर रहा हूँ तो वो तो अपना निजी है हो गया ना मैम। हाँ जी, निजी है। अगर आप सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कॉपी पे मेंटेन कर रहे हैं तो वो उसमें ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। जरूरी है सॉफ्ट कॉपी में मेंटेन? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं एक रजिस्टर, अगर आप कर रहे हैं तो जैसे मैं एक रजिस्टर लिया 50 रुपए का, मैं उसमें मेंटेन करके रखूं। बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं, आप हार्ड कॉपी में करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें ये फीचर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर में तो परेशानी ही है मैम। जैसे मान लो अगर चढ़ा दिया आज जैसे जैसे अभी आपके सामने आओ सब क्लियर हो जाए, जैसे आज मैंने सॉफ्टवेयर पे चढ़ा दिया, कल मुझे चेंज करना है, बाय चांस मैं मिस्टेक से कर दिया, तो कल तो मुझे पूरा लीगल फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। काफी परेशानी होगी, कौन किया, नहीं किया, कैसे किया, कब किया, क्या कारण है। अभी जैसे मैंने अपना एक रजिस्टर बना के रखा। अच्छा, आपको हम फीचर बता दे रहे हैं फिर से, गूगल शीट का ही फीचर हम बता दे रहे हैं। गूगल शीट में वर्जन हिस्ट्री होता है। वर्जन हिस्ट्री में होता है कि इस टाइम पे किसने क्या चेंज किया, वो वहां लिखा होता है। तो जब भी चेंज होगा तो किसने चेंज किया वो लिखा रहेगा। नहीं, जो मैं क्या पूछ रहा हूँ कि सॉफ्ट कॉपी जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी है। मैं तो हार्ड कॉपी से अपना काम करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड कॉपी पे कीजिए। कोई मैंडेट नहीं है कि सॉफ्टवेयर पे ही होगा, हार्ड कॉपी पे भी हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि इतने कंप्लायंस है जो उसी में स्टार्टअप का आधा दिमाग तो उधर ही चला जाता है, बिजनेस कर रहे हैं उधर फंस रहे। उसके बारे में भी बात करेंगे और थोड़ा। अब ये और परेशानी में एक पर एक जाते जाएंगे तो उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। चलिए,
कैश फ्लो और कॉस्ट डिटेल मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये दोनों आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। हम लोग अभी फिलहाल स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आते हैं, हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम कॉस्ट डिटेल या कैश फ्लो स्टेटमेंट को मेंटेन करें, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसके बारे में बात नहीं की अभी। इनकम टैक्स बोलता है कि अगर आपका सेल 25 लाख या उससे ज्यादा हो रहा है किसी भी साल में, या प्रॉफिट अगर आपका 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो रहा है पिछले 3 सालों में से किसी भी साल में, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है। इसमें कौन कौन से बुक्स हैं? तो कैश बुक, जर्नल, लेजर, वाउचर, पेटी कैश, डिटेल्स ऑफ स्टॉक। अगेन मल्टीपल बुक्स बनाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, आप सेम बुक्स के अंदर में ये सारे डिटेल मेंटेन कर सकते हैं। पेनाल्टी ज्यादा नहीं है, 10,000 रुपए की पेनाल्टी है। अनडिस्क्लोज्ड कैश या इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई कैश जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया, उसके ऊपर 75% का आपका टैक्स लगता है स्ट्रेट अवे। 1 करोड़ रुपया, हम बता नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट या ये पैसे मेरे पास आए, 1 करोड़ का 75% स्ट्रेट अवे टैक्स मुझे देना पड़ेगा। कोई नहीं पूछेगा कि क्या था नहीं था, कुछ नहीं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, 75% टैक्स। जीएसटी के अंदर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कौन? जिसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया है, उसके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या चीजें? आउटपुट टैक्स पेड और पेबल, आईटीसी अवेल्ड, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, डिटेल ऑफ स्टॉक। अब ये तीनों भी आपके सेम बुक्स में ही मेंटेन होते हैं। आउटपुट टैक्स पेड, मैंने कितना जीएसटी कैश में पे किया। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके बारे में डिटेल बातचीत हम लोग जीएसटी के सेशन में करेंगे। वो कितना अवेल किया, मेरा सेल कितना हुआ, मेरा परचेज कितना हुआ और मेरा स्टॉक आज के डेट में कितना है, ये सारी बातें अगर मेरे बुक्स में दिख रही है तो वो काफी है, कंप्लायंस है। नहीं करने पे अगेन 10,000 रुपया और द अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हाइयर, मतलब मिनिमम 10,000 का तो पेनल्टी लगेगा ही। टैक्स ऑडिट कब? मैम ये कह रहा था, टैक्स ऑडिट होता है सिर्फ 1 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर मिनिमम। जैसे वो कंपनी जीएसटी के लिए है, तो जीएसटी जैसे इंडिविजुअल भी कुछ कर रहा है तो उसका भी तो एक जीएसटी, तो वो जो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन है, हाँ। वो केवल कंपनी के लिए या फिर कोई भी एवरी पर्सन सर, कंपनी है, पर्सन है, इंडिविजुअल है, एलएलपी है, कोई भी है, अगर वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है। तो उस सेक्शन में ये आउटपुट टैक्स पेबल, आईटीसी अवेलेबल से बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा सर, परचेज रजिस्टर, डिटेल्स ऑफ स्टॉक, बिल्कुल बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। सारे एक बुक्स में हो जाएंगे जो हमारा हार्ड रजिस्टर जो भी रहेगा। ऑडिट 1 करोड़ के ऊपर ही टैक्स ऑडिट, वो टैक्स ऑडिट पूछा है। अच्छा अच्छा। टैक्स ऑडिट होता है उसका। अब जैसे मान लो हमने रजिस्टर मेंटेन करके रखा, तो उसको चेक कौन करेगा, कब करेगा? मतलब नहीं जैसे हमने जो बुक बना के रखा, सॉफ्ट कॉपी तो हमने बनाया नहीं, मैंने हार्ड कॉपी बनाया, तो अब उसको चेक कौन करेगा? जैसे इस साल का हमने बना लिया, इतने मेरे एक्सपेंडिचर हुए, इतने आउटफ्लो जो कुछ भी है वो मैंने कंप्लीट कर दिया, तो उसको चेक कौन करेगा? अगर आप कंपनी है तो सीए आकर के करेगा, उसके बेसिस पे अपना ऑडिट रिपोर्ट देगा। अच्छा, वो ऑडिट रिपोर्ट किसमें मांगेंगे, कहाँ कहाँ क्या है, तो वो फाइनल ऑडिट कर देंगे। अच्छा, जो भी आपकी कंपनी है, एंटिटी है, बिजनेस है, रजिस्टर्ड है अगर, तो उनको ऐसा नहीं है कि मैंने 1 साल काम किया, मेरा बुक्स मैंने मेंटेन किया, मैंने ऑडिट करा लिया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, अब उस पूरे ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड है अब मुझे रखने की जरूरत में नहीं है। जैसे स्कूल खत्म होता था तो हम लोग अपने पुरानी किताबें यूजुअली बहुत लोग रद्दी में बेच देते थे, हमें वो बेचना नहीं है, हमें कम से कम 8 साल तक मेंटेन करना है। इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है 8 साल तक मेंटेन करने, इनकम टैक्स और जीएसटी बोलता है 6 साल तक मेंटेन करने। आपका कोई भी ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, इनवॉइसेस, चालान्स, बैंक रिसीट, जो भी है, वो सारे आपके पास 6 साल तक आपके मेंटेन होने चाहिए। आप सॉफ्ट कॉपी में करें, हार्ड कॉपी में करें, अगेन योर डिस्क्रिप्शन, आप कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि हम सबका प्रिंट आउट लेकर के ऑफिस में रखें, नॉट नेसेसरी। जीएसटी ऑपरेशंस का से बाहर होता है क्या, किसी इंडिविजुअल मूव करके और डिटेल्स को चेक करें? हाँ। अगर हम कंप्लायंट हैं। हाँ बिल्कुल, जीएसटी ऑडिट अपने हिसाब से सुओ मोटो बेसिस पे हो सकता है। कल ही एक मेरे फ्रेंड के ऑफिस में पड़ा है जीएसटी रेट तो अलग चीज हो गई, वो जीएसटी अपने हिसाब से। मिला होगा कहीं से। हाँ, लेकिन अगर हमारे से कुछ अगर डिफॉल्ट पाया जाता है तो फिर उस वक्त स्टार्टअप के पास या ऐसे क्या? कुछ नहीं, अगर डिफॉल्ट पाया गया तो हमें ऑप्शन ऑब्वियसली वो मिलता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज ऑलवेज देयर। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी है, मैंने अगर अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसको दे दिए,
इन दैट नोटिस उसके रिस्पॉन्स पे, तो मेरा पेनल्टी को वो माफ भी करता है। ऐसा नहीं है कि उसने एक बार उसने नोटिफाई कर दिया तो मुझे देना ही है पेनल्टी। मेरे पास ऑप्शन होता है, अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो आई कैन येट सेव माई टैक्सेस, जो भी मेरा करेक्ट है, वो लीगल है, लॉफुल है, वो हम कर सकते हैं सेव। इसी तरह सीए वाले सारी चीजें हैंडल करता हूँ तो सीए कैन ऑब्वियसली बिल्कुल टाइम देते हैं। बिल्कुल टाइम देते हैं वो, मिनिमम 30 डेज तो वो देंगे ही। मतलब इमीडिएटली कुछ नहीं, इमीडिएट वो कुछ नहीं करेंगे। इमीडिएट भी जब वो वेरीफाई करेंगे ना, उसके बाद कुछ समय लेंगे वो रिपोर्ट देने में भी। इन द मीनवाइल हमारे पास ऑप्शन है कि जितना समय वो ले रहे हैं रिपोर्ट देने में, जब वो ऑडिट करें तो मुझे भी पता है कि वो क्या नोटिफिकेशन देंगे मुझे, तो इन द मीनवाइल आई कैन गेट माय डॉक्यूमेंट्स इन लाइन। चलिए, यहाँ पे अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जीएसटी और आईटीआर में मैचेबल नहीं हुआ तो उसका क्या है? क्या नहीं होगा? जैसे जीएसटी हमने फाइल किया हाँ और आईटीआर जो हमारा बना साल का, हाँ, तो उसमें जो मैच नहीं किया, पेनल्टी लगेगा सर। इमीडिएट नोटिस आएगा, इमीडिएट नोटिस आएगा इनकम टैक्स और जीएसटी से कि आपका जीएसटी टर्नओवर और इनकम टैक्स का टर्नओवर मैच नहीं कर रहा है, शो कॉज नोटिस आएगा। और अगर वो प्रूव हो गया तो पेनल्टी लग सकती है सेक्शन 74 के अंदर। 74 बोलता है कि आप जानबूझ करके छुपा रहे हैं तो आपके लिए कोई रियायत नहीं होती है। 73 होता है कि गलती से हमने कर दिया था तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा, लेकिन 74 के अंदर कोई रियायत नहीं है। 74 मतलब हो गया कि जानबूझ करके मैंने किया है, उसमें कोई रियायत नहीं होती है। तो अगर वो मिसमैच मिला तो वो चाहे तो 74 के अंदर में भी नोटिस इशू कर सकता है। नोटिस इशू के बाद क्या करना होता उसका जवाब देना होगा कि क्यों मेरा डिफरेंस था, बताना पड़ेगा उसको। जैसे मान लीजिए फॉर एन इंस्टेंस, मान लीजिए कि मेरी नई कंपनी है, नई कंपनी है तो मुझे 20 लाख के बाद ही अपना जीएसटी रजिस्टर करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे इनकम टैक्स रिटर्न और मेरे जीएसटी रिटर्न जो मैंने फाइल किया है, उन दोनों के बीच 20 लाख का तो अंतर होगा ही, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन तो 20 लाख रुपए के बाद लिया है। इनकम टैक्स तो 20 लाख से ऊपर मेरा दिखाएगा ही टर्नओवर, और हम जो जीएसटी देंगे 20 लाख के बाद जो रजिस्ट्रेशन किया उसके ऊपर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 20 लाख का तो डिफरेंस आएगा ही। है? जीएसटी को ऐसे ले सकते हैं क्या कि 20 लाख के ऊपर 10 लाख के ऊपर ऐसे, कि वो तो पर सवाल नहीं समझे, फिर से पूछिए। जैसे जीएसटी मतलब जैसे मैंने एक ऑर्डर या सर्विस सेल किया तो आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर होगा तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, जीएसटी लेने की बात नहीं कर रहे हो। आप रजिस्टर हो गए तो अब जीएसटी तो लेना ही है और देना ही है, उसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर हम रजिस्टर ही नहीं हुए क्योंकि मेरा एलिजिबिलिटी ही नहीं है, तो हमको जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी का रजिस्टर, हाँ हाँ जीएसटी नंबर हाँ जी हाँ जी। मैम यहाँ तो मैंडेटरी है, लोगों को तो ये कहते हैं जीएसटी आपको लेना ही पड़ेगा। स्टार्टअप यहाँ तो कहाँ मैंडेट है? नहीं GST ये लेना है। कोई भी कंपनी है उसमें तो GST फंस जाते साथ हैं। के साथ जीएसटी बैंक में हर जगह मांगता कहीं है। नहीं सर, बैंक वाला अगर आपसे जीएसटी मांगता है तो हमसे बात करा दीजिए। बस नॉलेजेबल जो नहीं है उसको तो कहता ही है GST। नहीं बोलता है। मैं नॉलेजेबल हूँ, मैं तो कह देता हूँ भाई मैं क्यों दूं जीएसटी, लेकिन मैं जनरली मैंने देखा है जीएसटी नंबर चाहिए। मेरे भी कुछ क्लाइंट्स के साथ हुआ है सर ये चीज, कि जैसे ही बैंक अकाउंट खोलने गए उनसे बोला गया जीएसटी का पेपर। Exactly, अब भाई अभी ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, बैंक अकाउंट खुला नहीं है, हम क्या चीज के ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे? उनसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांगता है। अब आप ये देख लो That is not required. ई कॉमर्स का कोई भी बिजनेस है, कोई भी, उसको तो मैंडेटरी है, जीएसटी चाहिए। उसको तो मैंडेटरी। तो मतलब ये भी एक फ्लो करता है ना नॉलेज की, छोटा ई कॉमर्स के लिए भी जीएसटी चाहिए, तो हो सकता है कि भी ऑल मैंडेटरी। नहीं, ई कॉमर्स में सर अगर हम एग्रीगेटर है तो हमको फर्स्ट डे से जरूरत है। ई कॉमर्स अगर हम दूसरी तरीके से कोई काम, आई एम नॉट एन एग्रीगेटर, हम अपना सर्विस दे रहे हैं, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहिए अमेजन को, विदाउट अमेजन अमेजन का रिक्वायरमेंट है सर, हाँ। लॉ का रिक्वायरमेंट नहीं है। आदमी को बिजनेस अमेजन और फ्लिपकार्ट दैट के इज साथ डिफरेंट करना नहीं, है, लॉ का रिक्वायरमेंट नहीं है सर। कंपलसरी। वो मेरे ऊपर मैंडेट नहीं लगा सकता, आप कहे बोले हम नहीं करेंगे। हाँ वो उसके लिए केस कर सकता है कि नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बिहार में दिल्ली में सर्विस दे ये रहे हैं, अलग तो उस केस में तो जैसे हम सर्विस दे रहे हैं तो वहाँ मैंडेटरी हो जाएगा ना, इंटर स्टेट सर्विस देने में। वहाँ Interstate- अच्छा, जीएसटी को हम लोग ना अगले सेशन में करेंगे, बहुत बड़ा बहुत, topic है, complex बहुत है और बहुत सारी बातें हैं। और लोगों को कुछ दो पता छोटे नहीं सवाल, GST दो छोटे सवाल मैम, ये कि ठीक है। जीएसटी कब कब नहीं ले सकते? सर उसी सेशन में बात करेंगे। हाँ। बहुत लंबा चौड़ा बात है, हम इसलिए कह रहे हैं, बस छोटा सा। छोटा है ही नहीं इसका जवाब, जवाब लंबा है। अगला स्लाइड पे सर जाएंगे।
चलिए, थोड़ा सा एक हमने रखा कि बैलेंस शीट को आप देखें, ताकि आपके पास जब आपका ऑडिटर आपको बैलेंस शीट देंगे विथ ऑल दी डिटेल्स, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बैलेंस शीट में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो नाम लिखे हुए हैं, वो क्या है। पहला आपका आता है इक्विटी और लायबिलिटी। दो साइड होते हैं बैलेंस शीट के अंदर में, एक है इक्विटी लायबिलिटी का और एक है एसेट्स का। इक्विटी लायबिलिटी में पहली एलिमेंट आपकी है शेयर होल्डर्स फंड की। शेयर होल्डर फंड बेसिकली आपका पैसा है। एज अ शेयर होल्डर आपका क्या क्या पैसा या राइट है उस कंपनी के अंदर, वो वहां दिखता है, जिसमें पहला है आपका शेयर कैपिटल। तो जो पैसा आप डालते हैं एज पेड अप कैपिटल, वो वहां दिखता है शेयर कैपिटल में। दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस बेसिकली होता है जो भी आपका प्रॉफिट, जो भी आपने जनरेट किया, या जो भी आपका लेट्स सपोज प्रॉफिट को अलग करके आपने रखा है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए, वो आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, जो हम लोग बात कर रहे थे कि शेयर वारंट के अगेंस्ट में पैसा आपको मिला है, वो अभी आपने शेयर्स के नाम पे एलोकेट नहीं किया। सिमिलर आपका दिख रहा है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। आपने पैसा रिसीव कर लिया है शेयर अलॉटमेंट करने के लिए, लेकिन अभी तक आपने अलॉटमेंट नहीं किया है, और वो टाइम जो रिक्विजिट टाइम होता है एज पर द एक्ट, जिसके अंदर हमको पेमेंट कर दे, शेयर सर्टिफिकेट दे देना है, वो टाइम अभी नहीं बीता है, तो वो यहाँ दिखेगा। और अगर वो टाइम बीत गया है तो मुझे वो डिपॉजिट में दिखाना पड़ेगा, हम यहाँ नहीं दिखा सकते हैं। फिर आता है आपका नॉन करेंट लायबिलिटी। करंट और नॉन करंट में बेसिक डिफरेंस समझिएगा। करंट होता है जो कि एक साल के अंदर अंदर आपका खत्म हो जाए। जैसे मेरा स्टॉक है, मोस्टली एक साल के अंदर अंदर में वो यूटिलाइज हो जाएगा, रेगुलरली वो यूटिलाइज होगा। नॉन करंट है जो मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है, जैसे कि मेरा बैंक लोन टर्म लोन के जैसे जो होता है। टर्म लोन मेरे पास 10 साल 15 साल के लिए होगा, या जैसे बिहार स्टार्टअप फंड जो आपको मिला है, ये 10 साल के लिए मिला है, ये आपका नॉन करेंट लायबिलिटी है। उसके बाद एक आता है करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर दिख रहा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रेड पेबल में लिखा हुआ है टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ये आप एकदम ध्यान रखिए कि अभी फिलहाल आप लोग एलिजिबल हैं एज अ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ये आपको जानना क्यों जरूरी है। एक एक्ट है जिसका नाम है MSMED एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। ये एक्ट बोलता है, उसका एक प्रावधान है, प्रोविजन है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से आपका क्रेडिटर 45 दिन से ज्यादा क्रेडिट नहीं रख सकता, और अगर उसने 45 दिन से ज्यादा आपका ड्यू बकाया रखा है, तो जो भी खर्चा उसने किया है आपके नाम पे, वो खर्चा इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता है। इसलिए ये बाइफरकेशन मेरे बैलेंस शीट में दिखाना होता है कि आखिर कितना वो पैसा है जो मैंने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से लिया था और वापस नहीं दिया। इसका जब हम लोग और डिटेल में जाएंगे तो उसमें लिखा होता है कि 90 डेज से ज्यादा कौन ड्यू है, 180 डेज से ज्यादा कौन ड्यू है, वो हमको पूरा बाइफरकेशन देना होता है। तो एज एन एंटिटी आपको ये राइट पता होना चाहिए कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं और आपने इनवॉइस दी है, 45 डेज के अंदर वो इनवॉइस को क्लियर करना पड़ेगा। अगर उसने 45 डेज के अंदर वो इनवॉइस क्लियर नहीं की है, तो वो एक्सपेंस जो उसने अपने बुक्स में दिखाया है, वो इनकम टैक्स के अंदर में क्लेम नहीं कर सकता है, और आपके पास राइट्स आ जाते हैं उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन करने के, MSMED एक्ट के अंदर। वो इनवॉइस नॉन GST इनवॉइस भी हो सकता है, डजंट मैटर, GST और नॉन GST कोई भी इनवॉइस हो सकता है, इररेस्पेक्टिव। अगर आपने टाइम टेन्योर उनके साथ पहले से डिस्कस कर रखा है तो वो मैक्सिमम 45 डेज का हो सकता है। अगर टाइम टेन्योर पहले से नहीं डिस्कस्ड है, लेट्स सपोज मैंने बिल दिया और मैंने ये बोला ही नहीं है कि कितने दिन के अंदर उसको देना है, मैक्सिमम 45 डेज के अंदर उसको देना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं बोला है तो 15 दिन का टाइम होता है। अगर वो टेन्योर डिसाइडेड नहीं है तो वो 15 दिन के टाइम के अंदर उसको पे करना होगा। अगर डिसाइड हुआ भी है तो वो 45 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं हो सकता है। चलिए, एसेट के साइड में देखिए, दो ही हमारे एसेट होते हैं कैटेगरीज, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। आइडेंटिफाई वैसे ही करना है जी। ये जो इशू है, अगर जस्ट हम उद्यम रजिस्ट्रेशन करके और हाँ, काम अपना कर रहे हैं, बिल्कुल, सिर्फ उद्यम रजिस्ट्रेशन के बाकी कुछ भी नहीं है, कोई प्रोप्राइटरशिप कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो और हमारा पेमेंट ऐसे फंस रहा है, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन है ना आपका? हाँ, जस्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन। इनवॉइस पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाला कीजिए।
इनवॉइस पे उद्यम रजिस्टर डाला कीजिए। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल ही नहीं रहे हैं तो सामने वाले को पता ही नहीं है कि आप माइक्रो है या मीडियम है। अगर आप डाल दे रहे हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा सामने वाले को कि माइक्रो एंटरप्राइज है। अगर माइक्रो एंटरप्राइज है और जानकारी होते हुए भी उसने पे नहीं किया है तो हम इस एक्ट के अंदर में जा सकते हैं। तो अगर मुझे पता है, अगर मेरी जानकारी में है कि आपकी एंटिटी माइक्रो स्मॉल के अंदर फॉल कर रही है और तब मैंने पे नहीं किया है, तब मेरी गलती है। अगर आपने मुझे बताया ही नहीं है तब मेरी गलती नहीं मानी जाएगी। बाद में इन्फॉर्म कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने उनको बाद में बोला कि बॉस मेरा पेमेंट आप इतने दिन से नहीं दे रहे हैं, हम माइक्रो एंटिटी हैं, आप एक मैसेज मेल कर दीजिए कि हमारा प्रोटेक्शन अंडर दिस एक्ट होता है, आप कर दीजिए पेमेंट हमको इतने दिन के अंदर अंदर। अब आपने इन्फॉर्म कर दिया, इसके बाद भी अगर वो नहीं कर रहे हैं तब आप उनके ऊपर कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, कंपनी से कुछ मटेरियल्स परचेज किए, 5 लाख का डील होना था, बट ड्यू टू सम रीजन 2.5 लाख का सामान आया मेरे पास, ठीक है, और 2.5 लाख का पेमेंट उनके पास रह गया। उनका कहना है कि हम बाद में आपको रिटर्न कर देंगे, कुछ टाइम दीजिए। और 2.5 लाख का हमारे पास जो सामान है इसको हम आगे सेल आउट कर रहे हैं, तो वो जो 2.5 लाख है अब वो डेट एक्सटेंड करते जा रहे हैं कि ठीक है हम कर देंगे, ऐसे ये प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो उसमें सर वकील का मदद लीजिए, एमएसएमई डी के अंदर में उनको नोटिस भिजवाइए, काम होगा। ओके, लॉयर भेजिएगा, स्टार्टअप में तो लिख सकते हैं। लॉयर भेजेंगे तो वो थोड़े ज्यादा लीगल टर्म्स में भेजेंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ी होगी। हम भेजेंगे तो शायद उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लेगा सामने वाला, सीरियसनेस उसमें नहीं पता चलेगी। लॉयर की तरफ से जा रहा है नोटिस बकायदा कोर्ट ऑर्डर के तौर पे, तो फिर उसकी थोड़ी सीरियसनेस रहेगी। अच्छा, भेजने के लिए हम खुद भी भेज सकते हैं। जैसे मैम ई कॉमर्शियल के लिए डे 1 से जरूरी है जीएसटी। सर जीएसटी नेक्स्ट सेशन में करेंगे सर, अगला सेशन। बहुत लंबा है सर, डिस्कशन बहुत लंबा है, जीएसटी इस समंदर। छोटा सा सवाल था, ज्यादा टोटल 5 सेशन की बात करते हैं। सवाल छोटा होगा, अभी 4 दिन और हाँ, लंबा चल रहा है। स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गए हम। एकदम हम बात करेंगे सर, इसको कंप्लीट कर लेते, ज्यादा नहीं है, एक और इसके बाद है। तो एसेट में हमारे दो चीजें हैं, नॉन करेंट और करंट। नॉन करेंट और करंट हम लोग अभी समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट। नॉन करेंट है जो मेरे पास 1 साल से ज्यादा रहने वाला है, जिसमें इसलिए आप देखिएगा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स का नाम दे रहा है। तो जो भी मेरे पास लैपटॉप है या मेरा फर्नीचर है, ये सारी चीजें मेरी नॉन करंट एसेट के अंदर आ जाती हैं। करंट एसेट के अंदर वो चीज जो हम रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा इन्वेंट्री है, मेरा डेटर्स है, कैश है, ये सारी चीजें मेरी शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म का कहने का मतलब 12 महीने के अंदर अंदर वो चीज मेरी रिकवर हो जाएगी, ये हमारा शॉर्ट टर्म। तो ये थोड़ी चीजें आपको समझनी मुझे इसलिए लगी जरूरी क्योंकि आपके पास ये बैलेंस शीट आएगा, आपकी कंपनी बनेगी, आपके पास ये बैलेंस शीट आएगा, आपको पता होना चाहिए कि मेरा नॉन करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए बेसिक। अगली स्लाइड पे जाइएगा। अगला वाला जो स्लाइड है ये बकायदा जो हमारा पीएल अकाउंट बनता है एज पर कंपनीज एक्ट वो नहीं है, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है आपके अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, क्योंकि ये सारे वो टर्म्स हैं जो आप रेगुलर पढ़ते हैं देखते हैं। अच्छा, टर्म्स पूरे नहीं आ रहे हैं, हम जरा आपको बता देंगे क्या क्या टर्म्स हैं। शार्क टैंक वाले टर्म्स है। शार्क टैंक वाले टर्म्स है, बिल्कुल। तो पहला जो टर्म है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू का एकदम सीधा सीधा मतलब है आपने जो बिजनेस किया उस बिजनेस से आपको जो पैसा आ रहा है, जो आपका टर्नओवर जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज माय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दूसरा आता है डायरेक्ट कॉस्ट। टैक्स के बाद ना मैम जो बचा ना अभी टैक्स का कोई चर्चा ही नहीं, टैक्स आखिरी में आएगा। सामान सेल हुआ, कितना पैसा आया, बस जो हम सामान बेच रहे हैं, जो हम सर्विस बेच रहे हैं, उसको बेच करके मेरे पास कितना पैसा आया, इज माय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो मैंने इनवॉइस जनरेट किया ड्यूरिंग द होल ईयर, उसमें मैंने डायरेक्ट कॉस्ट लेस कर दिया। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट वो होता है जो खर्चा किए बिना मेरा बिजनेस नहीं चल सकता है। क्या एडवर्टाइजमेंट के बिना मेरा बिजनेस चल सकता है? चल सकता है, तो वो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगा। अगर मेरा लेट्स सपोज मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, क्या टेक्सटाइल का मटेरियल लाए बिना मेरा बिजनेस चल सकता है? नहीं चल सकता। क्या लेबर को वेजेस दिए बिना मेरा बिजनेस चल सकता है? नहीं चल सकता। लेकिन ऑफिस में एक मैनेजर बैठा है, उसके बिना चल जाएगा? हाँ, चल जाए। तो ऑफिस में जो मैनेजर बैठा है उसका एक्सपेंस इज नॉट माय डायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन फैक्ट्री में जो मेरा लेबर बैठा है उसका खर्चा इज माय डायरेक्ट कॉस्ट। तो एकदम सीधा साधा है समझ कि जिस खर्चे के बिना मेरा बिजनेस नहीं चल सकता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। जब हम अपने रेवेन्यू में से अपने डायरेक्ट कॉस्ट को हटा देते हैं तो इसका दो नाम होता है, या तो आप उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलिए या ग्रॉस मार्जिन बोलिए, दोनों सेम है।
उस ग्रॉस मार्जिन में से हम लोग ऑपरेशन का खर्चा मतलब बिजनेस को चलाने के लिए बाकी जो खर्चे होते हैं, जो हम लोग बात किए अभी, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस में जो मैनेजर बैठा हुआ है, ये सारे खर्चे जब हम हटा देते हैं तो हमारे पास जो अर्निंग आती है, ये आप लोग बहुत बार टर्म सुनते हैं, एबिटा, विच इज बेसिकली माय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड amortization। डेप्रिसिएशन और amortization अलग अलग नहीं होता है। डेप्रिसिएशन आपका टैंजिबल एसेट जैसे फर्नीचर, गाड़ी, ये सब पे होता है, और amortization इनटैंजिबल एसेट जैसे गुडविल, आईपीआर, उसके ऊपर लगता है। तो मेरे पास जो अर्निंग आई आफ्टर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको हम कहते हैं एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड amortization। इसमें से जब हम डेप्रिसिएशन और amortization हटा देते हैं तो मेरे पास आता है ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसमें से जब हम इंटरेस्ट हटा देते हैं तो मेरे पास आता है ईबीटी। ये हम शीट फिर से दे देंगे, ईबीटी। ईबीटी इज अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीटी में से जब हम टैक्स हटा देते हैं, टैक्स का जो भी खर्चा मेरा लगना है वो हटा देते हैं, तो हम उसको कहते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही पैट के ऊपर और ग्रॉस मार्जिन के ऊपर सारी बातचीत होती है, जो हम लोग शार्क टैंक पे सुनते हैं मेनली, कि आपका पैट कितना है, आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है, आपका एबिटा कितना है। ये 3 टर्म्स हमेशा आते हैं। एबिटा जानना क्यों जरूरी है? डेप्रिसिएशन ये मेरा नॉन कैश खर्चा होता है। नॉन कैश मतलब कैश मेरा नहीं जा रहा है डेप्रिसिएशन होने से, सिर्फ एक अमाउंट है जिसकी वजह से प्रॉफिट घट जाता है। इसलिए मेरे जो भी इन्वेस्टर है उसको जानना जरूरी है कि कैश में कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो वो एबिटा पूछता है। पैट क्यों पूछता है? सारा कमिटमेंट हो जाने के बाद तुम्हारे पास कितने पैसे बचे, दैट इज माय पैट। मैंने इंटरेस्ट दे दिया, मैंने टैक्सेस दे दिया, उसके बाद जो पैसा बचा वो मेरे ओनर का पैसा है, वो कितना बच रहा है, दैट इज माय पैट। तो ये 2-3 चीजें आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। मेरा पीएल अकाउंट एज पर दी एक्ट ऐसा नहीं दिखता है, उसमें कुछ अलग टर्म्स होते हैं, सिमिलर होते हैं लेकिन अलग टर्म्स होते हैं। मुझे लगा कि ये ज्यादा रेलेवेंट है तो मैंने ये डाला, अदरवाइज हम वो बैलेंस शीट वाला ही डाल देते हैं। सबसे पहले मेरा रेवेन्यू आया, जो मैंने साल भर में बिजनेस अपना जनरेट किया, उससे जो मेरा पैसा आया है या आने वाला है, दैट इज माय रेवेन्यू। उसमें जितना भी पेमेंट हमने रिसीव किया, आया या आने वाला है। कुछ ऐसा भी पैसा होगा जो मैंने रेवेन्यू, जिसको मैंने कस्टमर जनरेट कर लिया लेकिन पैसा आया नहीं है, जितना इनवॉइस सॉर्ट ऑफ दैट, यस। डायरेक्ट कॉस्ट, बिजनेस को करने के लिए जो मेरा मैंडेटरी खर्चा है, इसके बिना मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, दैट इज माय डायरेक्ट कॉस्ट। जब हम डायरेक्ट कॉस्ट हटा देते हैं तो मेरे पास बच के आता है ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं इसको। इसमें से ऑपरेटिंग का खर्चा, बिजनेस को चलाने का जो खर्चा होता है वो हटा देते हैं तो मेरे पास आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड amortization, जिसको हम शॉर्ट में एबिटा बोलते हैं। इसमें से जब डेप्रिसिएशन और amortization हटा दिया तो मेरे पास बचता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसमें से इंटरेस्ट हटाया तो बचता है अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले मेरे पास जो पैसे बच रहे हैं। टैक्स हटा दिया तो जो बचा वो बना पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज द अमाउंट, दिस इज द मनी जो शेयर होल्डर ने कमाया है ड्यूरिंग द ईयर। अमोर्टाइजेशन होता है मेरा, अगर मेरा कोई इंटेंजिबल एसेट है, लेट्स सपोज गुडविल है या पेटेंट है, उसके ऊपर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन मतलब हर साल हम उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रिड्यूस करते हैं, वो रिडक्शन को हम लोग अमोर्टाइजेशन का नाम देते हैं। अब जैसे एग्जांपल के समझिए कि लेट्स सपोज ट्रेडमार्क का अगर हम एग्जांपल ले, ट्रेडमार्क मेरे लिए 10 साल के लिए होता है, 10 साल का मेरा रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसकी बेनिफिट हम 10 ही साल तक ले सकते हैं। तो आज अगर मेरे ट्रेडमार्क की वैल्यू लेट्स सपोज 5 करोड़ रुपए है, तो 5 करोड़ की वैल्यू का बेनिफिट हम 10 साल ही लेंगे, तो हर साल इसकी 50 लाख की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। दिस विल बी कॉल्ड माय अमोर्टाइजेशन। जो एसेट है हमारे पास उसका भी ऐसे ही रिड्यूस होता है। जैसे मैम वो तो हमारा दैट इज टैंजिबल के केस में हम उसको डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं, इनटैंजिबल के केस में हम उसको अमोर्टाइजेशन देते हैं। तो ट्रेडमार्क की वैल्यू जो आपने बताया कि जैसे 5 लाख ले लें, वो कैसे कैलकुलेट करें? अब उसका 2 तरीका है। एक तरीका है कि हमने इंटरनली उसका इवैल्यूएशन किया। इंटरनल इवैल्यूएशन के केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको नहीं मानता है, वो बोलता है कि आप इंटरनल अगर गुडविल जनरेट कर रहे हैं या ट्रेडमार्क अगर लेकर के आ रहे हैं, खुद ही उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर हमने किसी से खरीदा है, लेट्स सपोज दूसरे तरीके से समझिए, लेट्स सपोज 5G का हम लाइसेंस ले रहे हैं, 5G का लाइसेंस लेने के लिए मैंने कुछ पैसे दिए, ये पैसा या ये जो लाइसेंस है मेरे पास 10 साल के लिए है या 20 साल के लिए है, तो जो मेरे पास बेनिफिट है उस 5G के लाइसेंस का वो मेरे पास 20 साल के लिए है।
पैसे तो मैंने आज दे दिए, लेकिन मुझे बेनिफिट 20 साल तक मिलेगा। जितना पैसा मैंने दिया है उस लाइसेंस को खरीदने के लिए, वो उसकी वैल्यू हो गई। मतलब जब परचेज करेंगे, जब परचेस करेंगे, तो लेट्स सपोज अगर ट्रेडमार्क लेने वक्त में जो हम फी पे करते हैं, हाँ, तो वो मान सकते हैं आप, लेकिन वो बहुत नॉमिनल होता है, 4500 रुपए। जनरली पेटेंट मान केस करके में ये ज्यादा इफेक्टिव है। पेटेंट के केस में भी सर मैम जो हमारा फीस होता है ना, दैट इज वेरी नॉमिनल, और जो हमको उसका बेनिफिट मिलेगा दैट इज वेरी ह्यूज। तो हम लोग उसको यूजुअली नहीं कंसिडर करते हैं कॉस्ट में, बहुत नॉमिनल होता है, मटेरियल नहीं होता है बहुत। नहीं, मैं ये कह रहा जैसे मैंने एक पेटेंट लिया तो हाँ। पेटेंट का जो फायदा है वो 5 इयर्स या 10 इयर्स जो होता है 5 इयर्स तक ले सकते हैं। हाँ, वो मार्केट में ओपन हो गया, जैसे बिल्कुल। एक टेक्नोलॉजी है लिथियम, कुछ दिन के लिए पेटेंट किया फिर मार्केट में ओपन हो गया। बिल्कुल। तो 5 साल तक आप प्रीमियम प्राइसिंग कर सकते हैं ना। हाँ, 5 साल उसके बाद तो मार्केट ओपन हो गया। तो 5 साल का जो प्रीमियम प्राइसिंग है वो जो आपने चार्ज किया, अब बाद में मार्केट ओपन हो गया तो कंपटीटर आ गए, तो वो जो रिड्यूस प्रीमियम प्राइस माइनस जो करंट प्राइस, जो लॉस हुआ वही एमोटाइजेशन हो गया। कह सकते हैं सर। उसका वैल्यूएशन का बिल्कुल अलग तरीका होता है, वो वैल्यूएशन के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनका थोड़ा अलग तरीके का पढ़ाई है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आईएफआरएस और वो दो सब के सब आ अकॉर्डिंग जाए, उसके अकॉर्डिंग्स में ही हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। केमिस्ट्री का बहुत थ्योरी याद आ गया, फिजिक्स कैसी होगा। मैम ये लास्ट वाला नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, जो पैट है दैट इज माय नेट प्रॉफिट। लास्ट स्लाइड है हमारा क्वेश्चंस का, लास्ट बॉटम स्लाइड। लाइन भी बोलते हैं, बॉटम लाइन टॉप लाइन इज रेवेन्यू। बस, so yes please, the floor is open for the questions. If anybody has questions they can ask for the questions. मैम ये जो डायरेक्ट कॉस्ट था, हाँ, वो तो काफी अनबिग्युअस साउंड कर रहा है। लाइक अगर मुझे लग रहा है कि मेरे मैनेजर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ, मेरी टीम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम क्या कर उसको डायरेक्ट। अब देखिए, इम्पोर्टेंट होना और उसके बिना मेरा बिजनेस नहीं चलना, दो अलग अलग चीजें नहीं चलता है, मालूम नहीं चल सकता है। सब डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। आप ले सकते हैं उसको, कंसिडर कर सकते हैं, बट देन अगेन नहीं चल सकता है मतलब कहीं नहीं चल सकता है। अब एग्जांपल हम आपको फिर से समझाते हैं। स्टोरेज का खर्चा, मेरे पास लेट्स सपोज क्लोथिंग का एग्जांपल लेते हैं। क्लोथिंग का मेरा बिजनेस है, हम अपना जो क्लोथ है उसको हम स्टोर कर रहे हैं ताकि जब सीजन आएगा तब हम उसको बेचेंगे। क्या हम स्टोर नहीं करेंगे तो हम बेच नहीं पाएंगे? हम बेच पाएंगे, तो ये मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है। लेकिन अगर मेरा डेयरी का बिजनेस है और हमको दही या लेट्स सपोज हमको बाकी प्रोडक्ट्स बनाने, या फॉर दैट मैटर अल्कोहल का बिजनेस है, वाइन हमको बनाना है, तो हमको स्टोर करना ही पड़ेगा। तो जो बैरल का खर्चा है मेरा स्टोरेज का, दैट बिकम्स माय डायरेक्ट कॉस्ट। मैम ई कॉमर्शियल है, वो किस किस कैटेगरी में आ जाता है? जैसे मतलब ई कॉमर्शियल किसको कहेंगे क्लियरली, जो सीए के भाषा में होता है उसको? तो जो भी बिजनेस आप ऑनलाइन में कर रहे हैं दैट इज ई कॉमर्स। आज की डेट में तो अगर हम ऑनलाइन में सेशंस लेंगे दैट इज ई कॉमर्स। जैसे आज की डेट में तो लगभग सभी वेबसाइट, डोमेन, एप्लीकेशन चलते ही हैं, हाँ। तो सारे ई कॉमर्स हो। हाँ बिल्कुल। तो मैम जीएसटी में अगर जाते हैं तो ई कॉमर्स से बचेंगे कैसे? कॉमर्स नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं एग्रीगेटर के लिए मैंडेटरी है जीरो रेवेन्यू बिल। एग्रीगेटर अलग है, ई कॉमर्स अलग है। हम अपना वेबसाइट बना करके अपना सामान बेच रहे हैं, दैट इज माय ई कॉमर्स बिजनेस। हम अगर एक वेबसाइट बनाए जिसपे बहुत सारे लोग आकर के हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि अपना सामान बेचें, जैसे कि अमेज़न, जैसे ओला, ये एग्रीगेटर है। अगर हम एग्रीगेटर हैं तो मेरा 0 रुपया रेवेन्यू है, तब भी हमको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। अगर मैं खुद से कर रहा हूँ तो आप अपना वेबसाइट पे अगर कर रहे हैं तो जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। मतलब मैं अगर किसी से सामान लिया और मैं बेच रहा हूँ तो उस केस में मैं जीएसटी के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ 20 लाख तक? नॉट नेसेसरीली, हाँ 20 लाख, अनलेस आपका जिस प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे हैं, जैसे अमेज़न बोलता है कि जब तक आपका जीएसटी नहीं होगा तब तक हम नहीं रजिस्टर करेंगे। गूगल बोलता है कि प्ले स्टोर में हम तभी रजिस्टर करेंगे जब आप अपना जीएसटी नंबर दीजिएगा, तो वो आपका एग्रीगेटर आपसे मांगता है, वो आपका मैंडेट लॉ के अंदर में नहीं है। इसको मार्केट प्लेस बोलते हैं। अगर आप अपना मार्केट प्लेस बनाए, चाहे वेबसाइट बनाए, चाहे फेसबुक है, चाहे कुछ भी हो, तो उसमें मिलेगा। जैसे आपने बोला रेवेन्यू, जितने भी इनवॉइसेस हम लोग जनरेट करेंगे उसको हम एज अ रेवेन्यू। करेक्ट। लेट्स सपोज रास्ता अपनाना पड़ेगा। हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं तो दैट कम्स इन द सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। अगर किसी यूजर ने 3 साल के लिए वो लिया तो वो रेवेन्यू हमारा सेम ईयर ही कैलकुलेट होगा या वो नेक्स्ट ईयर? 3 साल में। तो वो क्या वो कैंसिलेबल है? क्या वो पैसा नहीं दिया या बीच में ही वो टर्मिनेट कर लेगा तो आपको पैसा वापस देना पड़ेगा?
प्रोरेटा बेसिस पे अगर मान लीजिए कि उसने 2 साल में ही टर्मिनेट कर दिया तो आपको पैसा वापस देना पड़ेगा। डेटा बेसिस तो पे इन दैट केस आप रेवेन्यू तभी जनरेट कीजिएगा या रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज कीजिएगा जब आपका 2 साल पूरा हो जाए। मतलब आप अगेन प्रोरेटा बेसिस पे ही रेवेन्यू जनरेट रिकॉग्नाइज तो कीजिएगा। लेट सपोज आप हमसे लिए, हम आपको जो इनवॉइस जनरेट करेंगे तो वो 3 इयर्स का इंक्लूड, क्योंकि वो पैसे तो 3 साल का आप कीजिएगा लेकिन आप बुक्स में उसको एज एन एडवांस दिखाइएगा। as a- जो वारंटी वाला केस जो वारंटी वाले केस फिर 3 साल का एडवांस कैसे फीचर होगा? वारंटी वाले केस में आ जाएगा सर। नॉर्मली जो सब्सक्रिप्शन और वारंटी वाला केस होता है वो सिमिलर होता है। और इन केस अगर वो नॉन कैंसिलेबल है नॉन कैंसिलेबल है तो पैसा तो वापस करना नहीं है। देखिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का एक सिंपल सा फंडा समझिए, अगर वो पैसा जिस दिन मेरे बैंक अकाउंट में आया वो मेरा हो गया, हमको किसी और को नहीं देना है वो पैसा, मेरे बिजनेस का कंट्रोल है उस पैसे पे, देन इट इज माय पैसा, हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज रेवेन्यू। अगर हम किसी भी रीजन, बिल्कुल फर्स्ट ईयर में अगर हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं या हमको पता है कि हो सकता है देयर इज अ चांस कि हमको उसको वापस भी देना पड़े, तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते एज रेवेन्यू। तो लेट सपोज जैसे और मिस लाइक सॉफ्टवेयर में होती है कि 30 डेज रिटर्न पॉलिसी और गारंटी पॉलिसी, तो वो अगर मान लीजिए 30 दिन में हो गया तो वो रिटर्न कर दें। हाँ रिटर्न कर दीजिए। और नहीं तो उसको फाइनल बिल बना के कर बिल्कुल। सकते हैं अगर कैंसिलेबल नहीं। कैंसिलेबल नहीं है, वापस पैसा नहीं देना है आपको, दैट मनी इज कंप्लीटली योर मनी एक्सेप्ट द टैक्सेस, देन इट इज रेवेन्यू। मैं जब टैक्स इजी का वो टैक्स इजी हम से आइडिया अच्छा मैम, मान लीजिए दो आदमी मिल करके सीटी वाले सेक्शन में दो आदमी कोई मिल ऑनलाइन क्वेश्चन है तो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट क्वेश्चन एक पूछ एक सकते हैं। सवाल है। दो आदमी मिल करके कोई बिजनेस शुरू करते हैं ठीक है। और मान लीजिए ए और बी है, ए को बी पैसा देता है बिजनेस करने के लिए, वो बिजनेस नहीं चलता है, 2-3 साल के बाद वो अगर पैसा लौटाता है, अकाउंट के थ्रू पैसा आया है, अकाउंट के थ्रू लौटा देगा, तो उसमें कोई मतलब इनकम टैक्स का कोई प्रॉब्लम? सर अगर रिलेटिव है और गिफ्ट दे रहे हैं तो इनकम टैक्स कहीं नहीं आएगा। नहीं, रिलेटिव नहीं है, दो अलग अलग पर्सन। अगर रिलेटिव नहीं है और कोई भी अमाउंट ग्रेटर देन 50,000 आप किसी को दे रहे हैं, दैट इज डीम्ड टू बी एन इनकम, उसको इनकम माना जाता है। तो अगर वो इनकम माना जाएगा तो उसको हम टैक्स करेंगे। हाँ अगर हम उसको लोन के तौर पे दिखा रहे हैं, आई एम नॉट ट्रीटिंग कि हम ये नहीं कह रहे कि हम फ्री का पैसा आपको दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये पैसा हम दे रहे हैं, इसके आप ये हमको वापस कर दीजिएगा या इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट दीजिएगा, देन दैट इज लोन। लोन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हाँ, लेकिन 2-3 साल के बाद अगर लौटाए सेम अकाउंट, लोन रिटर्न अगर आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं उनको, तो इंटरेस्ट उनके लिए इनकम होगा। मेरा जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर मतलब सपोज लीजिए मैं ना सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी और को, और एक मीडिएटर है जो कि क्लाइंट हमें दे रहा है, मतलब मेरे और क्लाइंट के बीच में एक मीडिएटर है, और जब हम सपोज कीजिए मैंने उससे $1000 का मैंने उसका वो काम किया, कोई सर्विस दिया, ये वेबसाइट बनाई, तो जीएसटी जो एप्लीकेबल होगा वो $1000 पे होगा, और एक्चुअली वो जो मीडिएटर है 20% कमीशन काट रहा है अपना, तब जो हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो हमें $800 ही मिल रहा है। तो जीएसटी जो एप्लीकेबल होगा क्या वो $1000 पे होगा या वो 800 पे होगा? आपने इनवॉइस किसको किया? इनवॉइस हुआ है वो मीडिएटर के लिए, मतलब इनवॉइस मीडिएटर को हुआ है। मीडिएटर के अकाउंट में पैसा आया और मीडिएटर फिर हमें दिया, तो हमारे वॉलेट में काट करके 800 कर दिया। आपने इनवॉइस किसको किया? हम मतलब हम इनवॉइस नहीं कर रहे, जो काम कर रहा है वो मीडिएटर ही कर रहा है। नहीं, तो इनवॉइस कर रहेगा। कीजिएगा ना, आप मीडिएटर को इनवॉइस सर्विस अगर आप दे रहे हैं तो किसी ना किसी के नाम पे तो इनवॉइस दिखाइएगा ना कि हम ए को सर्विस दिए या हम बी को सर्विस दिए। इनवॉइस है ना, मीडिएटर क्रिएट करता है और वो मतलब वो एक पार्टी वो होता है, एक पार्टी मैं होता हूँ ऐसा। तो उस केस में जितना का वो पैसा आपको दे रहा है उतना का इनवॉइस उस केस में जितना पैसा वो आपसे ले, जितना पैसा आपको वो दे रहा है दैट विल बी योर टर्नओवर बेसिकली, उस पे आप दीजिएगा। एक जो आपने बैलेंस शीट बताया कि नॉन करेंट एसेट जो मतलब लैपटॉप ये सब है, लेट सपोज अभी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैं और मेरा डायरेक्टर, हम दोनों के पास कुछ एसेट्स हैं, लाइक हम लोगों का लैपटॉप हो गया या जो भी एसेट, तो उसको हम लोग बुक्स में दिखा सकते हैं, लेकिन उस डेट से जिस दिन आपने उसको बुक्स में दिखा दिया वो कंपनी का प्रॉपर्टी हो गया, वो आपका प्रॉपर्टी नहीं है फिर। अच्छा मैं एक सवाल है मैम, उन्होंने जो बताया कि मान लीजिए मैम $1000 में कोई सामान बेचा उन्होंने और 20% कमीशन देना है, और अगर बिल हम 1000 का ही जनरेट करते हैं, हाँ। जिसमें वो 20% कमीशन भी देना है, हाँ। तो वो कैसे दिखाएंगे? अगर आपने 1000 का बिल बनाया है सर, तो 1000 पे ही हमको जीएसटी देना पड़ेगा। वो जो 20 है दैट बिकम्स माय कॉस्ट, वो मेरा खर्चा दिखेगा।
अच्छा अच्छा। तो 1,000 में से वो 200 रुपया मेरा घट जाएगा। जब हम इनकम टैक्स देंगे तो हम उस 800 पे देंगे, लेकिन जीएसटी हमको 1,000 पे देना होगा, क्योंकि हमने बिलिंग की है वो 1,000 पे की है। सामने वाले से हम 1,000 ले रहे हैं, फिर हम 200 दे रहे हैं, तो वो मेरे लिए 200 रुपया विल बी माई कॉस्ट। तो वो खर्चे में 2000 एग्जैक्टली, काम पाने के लिए पैसा। दैट इज माई कॉस्ट। और वो शायद रिवर्स चार्जेस में जाता है। इंटरनेशनल अगर होगा तो वो रिवर्स चार्ज, इंटरनेशनल रिवर्स चार्जेस जाता है। जैसे बताया था अभी कि ये 3 महीने का जो ड्यूरेशन था मैम, इसमें मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो किसी ने सीज कर लिया था। ओके, फिर ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया था लोगों। उस 3 महीने के दौरान जो हमारा पेंडिंग गया वो सब में हमने पेमेंट किया, जो भी जीएसटी भी बंद हो गए उसमें। हमारा टर्नओवर 12 लाख का इस साल का है, पिछले साल का। तो हमारा वो तो आईटीआर 12 लाख का गया, लेकिन जीएसटी बंद हो गए। रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ना सर। तो वो मतलब जैसे अगर मैं एग्रीगेट के थ्रू नहीं जाता हूँ, जैसे एक प्लेटफॉर्म मैंने पूरा जैसे मार्केट प्लेस बना दिया, तो वो तो सब कुछ अगर मैं अपना करता हूँ तो उसमें तो जीएसटी नहीं दे सकता। आप रजिस्टर्ड है या नहीं है? रजिस्टर्ड है ना जीएसटी में, तो रजिस्टर्ड है तो देना पड़ेगा। तो फिर वो वैसे भी लेके चलते हैं। रजिस्टर्ड है तो आप 0 रुपया भी अगर आपका टर्नओवर है तो भी रिटर्न तो फाइल करना ही है हमको। 100 रुपया का सामान भी हमने बेचा तो उसके ऊपर हमको 18% देना पड़ेगा, अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो। आपने जीएसटी में रजिस्टर कर लिया ना? हाँ, अभी बंद कर दिया उन्होंने, जैसे बंद बीच में पेंडिंग हो गया ना, मैं उधर फंसा हुआ था, बंद कर दिया उन्होंने। जो पेमेंट वो फाइल नहीं हुआ, मतलब 5-6 महीनों में पूरा बिजी उधर ही लैंड इशू में। जीएसटी नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, लेकिन जो जीएसटी आपने पे किया है वो वापस नहीं आता। मैं कैंसिल हो गया तो उसको मैं वैसे ही छोड़ दूं क्या? मैंने तो नहीं सर, अगर छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत ये होगा कि आगे जाके कभी भी हाँ। आप अपने पैन से कोई कंपनी बना लिया और वो कंपनी जा रही है जीएसटी लेने, तो आपको नहीं देगा जीएसटी। आप उस जीएसटी को बकायदा प्रॉपरली क्लोज कीजिए पहले, क्योंकि सरकार पैसा नहीं छोड़ेगी। रिवोकेशन जो है वो फाइल मैंने सीए से बात किया था, हाँ, करवाइए उसको। वो फाइल कर दिया उन्होंने। रेवोकेशन फाइल हो गया है तो एक जीएसटीआर 10 होता है, वो लास्ट में फाइल करना होता है जब सब सेटल हो गया है। जब वहां से अप्रूवल आ जाएगा आपके रेवोकेशन का तो एक जीएसटीआर 10 होता है फॉर्म, वो फाइल करके वो फिर क्लोज हो जाता है। तो जैसे मैंने अभी जीएसटी फिर मेरा स्टार्ट हो जाएगा, और जो मेरा टर्नओवर गया 12 लाख का, ठीक है, तो फिर वो जो इंटरेस्ट आएगा फिर ये इनिशियल से फिर इसको पे करके शुरू करना। उसका क्या, देखिए उसका पुराना वाला जो जीएसटी है उसके अंदर में सारी चीजें आपने अगर कर ली, जीएसटी आपका वहां से सरेंडर हो गया, कहानी वहां खत्म हो जाएगी। अपडेट था वो 6 महीने का जो टाइम गया ना, उससे पहले मेरा सब अपडेट था। वो नहीं कह रहे हैं, आप जब जाइएगा रेवोकेशन के लिए अप्लाई, कर कैंसिलेशन के लिए अभी वो हुआ होगा। कैंसिल हो गया था, रिवोक कैंसिल हो गया, रिवोक कर रहे हैं उसको, कर दिया अप्लाई, पीछे का पूरा हमको पहले पे करना वो पड़ेगा। कर दिया, पे कर दिया। पे कर दिया तो वो वापस से रीइंस्टेट हो जाएगा, नॉर्मल हो गया। अब फिर जब चालू होगा तो फिर नया से फिर से स्टार्ट कर देंगे। जब वो नया से नहीं, पीछे वाला ही वो कैरी ऑन करेगा, वो नया नहीं है कुछ पीछे भी। का तो पेड है, पूरा कंप्लीट कर तो दिया। फिर जहां से शुरू होगा वहां से जिस फिर डेट से करना होगा। जिस डेट को कैंसिल किया ना, उस डेट को रिवोकेशन डाल करके और उसमें एक कारण दे दिया नो फंड। ठीक है, तो अगर वो फिर एक्टिवेट कर दे तो फिर उस डेट के बाद से फिर हमें पूरा दिखाना हाँ हाँ, उसके बाद से रेगुलर रखिए उसको। अगर इनको 20 रुपए का पार्किंग नहीं छोड़ती है सरकार, कैसे जीएसटी छोड़ती है? थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा इंसाइट है। बहुत मुझे लगता है मेरा सेशन में रहना बहुत जरूरी है, तभी क्या इंटरेक्ट होगा। वाला पूछ रहे थे वो पर्सनल टैक्स वाला वो टैक्स रजिस्टर कौन से सेशन करेंगे? टीटी के वो ऊपर न्यू करेंगे। न्यू रजिस्टर पोल टैक्स रेजिम वो 3 सर 14 एक्सक्यूज मैम, नेक्स्ट सर, इसका पीपीटी पीडीएफ कुछ मिल जाएगा? भेज देना। थैंक यू मैम। अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो संपर्क कर सकते हैं मैम। कर सकते हैं सर, मेरा नंबर डाला हुआ है उसको। डला हुआ